गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 1, और इसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स। ओके। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। हमने चैप्टर 3 को टोटल 2 पार्ट में बांटा है। एक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, और दूसरा चैप्टर हमारा इसके अंदर होगा मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स। ओके। इन दोनों को हमने एक कंबाइन यूनिट बना के एक चैप्टर बना दिए, क्योंकि इन दोनों का 5 मार्क्स या 7 मार्क्स के अराउंड अराउंड इसका सम एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और इसमें से हमारा इंपॉर्टेंट मतलब कि मेन चैप्टर हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल रहेगा। ये 90% चांसेस है कि अपकमिंग एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल जनरली एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। ये देखा गया है एक ट्रेंड। ठीक है। तो अब मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिसीवेबल्स का मीनिंग जानते हैं। अब मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स में क्या मीनिंग है? अमाउंट्स ओन टू द बिजनेस बाय कस्टमर्स वो बाय वो बाय गुड्स और सर्विसेज ऑन गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ओके। रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है? रिसीवेबल का मीनिंग होता है हमारे पास, हम एक बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं। हम कोई बिजनेस मतलब कि हमारा काम क्या है? हमारा काम है गुड्स सोल्ड करना या फिर कोई सर्विस रेंडर करना। एक बंदा आता है एक बंदा आता है मतलब हमारा कस्टमर आता है। वो बोलता है मुझे 1 लाख का माल दे दो, और आप उसे 1 लाख का माल पकड़ा देते हो। बट 1 लाख का जब आप उसको माल देते हो, तो उसकी अवेज में मतलब कि उसकी अवेज में वो आपको कैश नहीं देगा। वो क्या बोलेगा कि मैं 2 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। 2 मंथ्स के अंदर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ऐसा वो आपको बोलेगा, और आप वो एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है। ये एक नॉर्मल टर्म मार्केट में चलता है, जिसे हम क्रेडिट पीरियड बोलते हैं, कि आपको क्रेडिट पे सामान देगा। क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप किसी ना किसी को हर किसी को आप कैश में माल नहीं बेच सकते, मतलब कि कैश में आप गुड्स सोल्ड नहीं कर सकते या सर्विस रेंडर नहीं कर सकते। आप मानो आज एज ए ऑडिटर आप कहीं पे ऑडिट करने जाओगे, तो आप सबसे पहले आपकी ऑडिट की पूरी सर्विस रेंडर करोगे। सर्विस रेंडर करने के बाद आप उसको ऑडिट रिपोर्ट भेजोगे। जब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाएगा, उसके 1 या 2 महीने के बाद आपको आपका जो भी ऑडिटर का फीस है वो आपको मिलेगा। मतलब कि ऑडिटर का वर्क स्टार्ट होता है अराउंड अराउंड मई के आसपास, अप्रैल और मई के आसपास एक स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑलमोस्ट वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और उसका पेमेंट उसे कब मिलता है? उसका पेमेंट अराउंड अराउंड अक्टूबर या नवंबर के मंथ में उसको मिलता है, जब सारा ऑडिट उसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो पीरियड है, आप इसको मानो कि एक क्रेडिट पीरियड की तरह है, कि जब तक हमारा काम ना हो जाए। अब आपका काम कब तक में कंप्लीट हो जाता है? आपका काम सितंबर में कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अभी तो 31/10 हो गई, इस साल के लिए 31/10 हो गई, और उसके बाद अभी हो गई है 10/11/2025 हमारी स्टेट्यूटरी टैक्स ऑडिट की डेडलाइन। ठीक है। बट टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 10/11 हो गई है। इसके इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन क्या हो गई है हमारी? 10 दिसंबर 2025। मतलब 10 दिसंबर 2025 पे जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा ना, उसके बाद पता है एक सीए को पैसा कब मिलेगा? एक सीए को पैसा मिलेगा अराउंड अराउंड जैन 25 के एंड तक में। जब सीए 500 बार कॉल करेगा क्लाइंट को,
कि 31 Jan 25 में उसको जाके तब जाके मिलेगा पैसा, अराउंड अराउंड 1 मंथ के बाद। तो ये 1 मंथ क्या है, ये 1 मंथ है, आपने सर्विस दे दी, उसके 1 मंथ के बाद पैसा जो मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। डन, ओके, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। तो अभी जो हमारे बिजनेस है, अभी जो हमारा मार्केट है, मार्केट ऑलवेज ट्राई करता है कि वो जितना हो सके उतना अच्छा क्रेडिट अपने कस्टमर को दे, और अच्छा क्रेडिट देने से क्या होगा, सेल में इंक्रीज होगा। समझो, आज आप पूरा का पूरा बिजनेस कैश में कर रहे हो, आपका पूरा बिजनेस है कैश में, एक बंदा आता है वो बोलता है 10 लाख का सामान मुझे दे दो। अब आप उसको क्या बोलोगे कि 10 लाख मुझे कैश में रिक्वायर्ड है, आपको कैश पेमेंट अप फ्रंट अभी के अभी करना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे, राइट। अब जब आप उसको बोलोगे कैश पेमेंट करना है, तो वो क्या बोलेगा, मैं किसी और जगह से पैसे ये सामान ले लूंगा, वो मुझे 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। अब इससे क्या होगा, आप अगर सिर्फ कैश पेमेंट लोगे तो आपका सेल्स डिक्रीज होगा, और सेल्स डिक्रीज होने की वजह से आपका अल्टीमेट प्रॉफिट जो है ना, वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। बट आप क्रेडिट में सामान दोगे तो आपका सेल थोड़ा अप हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी अप हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट जैसे ही अप होगा, एक नया खतरा आपके सामने आ जाएगा, वो होगा बैड डेट का, कि बैड डेट होने की शक्यता भी उस बंदे की बढ़ सकती है। अब बैड डेट क्या होता है, तो बैड डेट माने, बैड डेट का मतलब ये होता है कि कोई पैसे किसी बंदे को 10 लाख रुपए हमने दिए, 10 लाख का हमने गुड्स दिया, और वो बंदा अ, छोड़ के चला गया, मतलब कि उसने बिजनेस ही बंद कर दिया। अब उसने बिजनेस बंद कर दिया, तो आप क्या ही कर पाओगे, तो वो 10 लाख आपका क्या हो जाएगा, बैड डेट। कोई ऐसे बंदे को आपने क्रेडिट दे दिया जिसको आप जानते नहीं थे, बट उसने उसने आपको 10 लाख का पेमेंट कर दिया, उसने 50 लाख का माल मांगा, उसने बोला 25 लाख में अभी दे देता हूँ, और 25 लाख आफ्टर 2 मंथ्स दूंगा। अब उसने 50 लाख का माल ले लिया, अभी आपको 25 लाख का पेमेंट कर दिया, बट जब ये 25 लाख का पेमेंट करने की बारी आई, तब तब वो कहीं चला गया, या फिर वो गायब हो गया, या फिर वो उसका मार्केट में से नाम रिमूव हो गया। तो क्या होगा, दो चीज हो सकती है इसमें, ये 25 लाख का जो गुड्स होगा ना आपका, वो क्या बोलेगा, इसको रिटर्न ले लो, और जिसकी वर्थ ऑलवेज, आपने एक बार जो गुड सेल कर लिया, उसका गुड का वर्थ ऑलवेज कम हो जाता है, क्योंकि वो 2 महीना 2 मंथ पुराना गुड होगा। 2 मंथ्स पुराना जब भी गुड्स होगा, तो क्या होगा, उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा, उसका वैल्यूएशन डाउन हो जाएगा। तो आपको या तो बैड डेट पड़ सकता है, या तो फिर आपका वैल्यूएशन आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए 90% से अप, मतलब कि राइट नाउ तो 99% लोग अपना सारा का सारा माल क्रेडिट पे देते हैं। अब क्रेडिट किसको मिलता है, जनरली जब बी टू बी बिजनेस होता है ना, तब आपको क्रेडिट पीरियड देखने को मिलेगा। बी टू सी बिजनेस में आपको जनरली जनरली क्रेडिट पीरियड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑलवेज बी टू बी बिजनेस होता है तभी क्रेडिट पीरियड आता है, बी टू सी बिजनेस में नहीं आता है कभी भी, क्योंकि जो कस्टमर होगा वो या तो 1000 2000 या 3000 की चीज खरीदेगा, 10,000 15,000 1 लाख रुपए तक की चीज खरीदेगा, जबकि बी टू बी बिजनेस में होलसेल में माल खरीदा जाता है, ठीक है। तो रिसीवेबल्स, अब रिसीवेबल्स को हम हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेटर्स कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे जो आपके अकाउंट्स में लगते थे, ठीक है। बैड डेट भी आएगा, सब आएगा, इस बैड डेट बाद में इनको कॉल करेंगे तो एडमिन कॉस्ट वो सब आएगा, ठीक है। अब अब हम ये देते ही क्यों है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर हमारा गोल क्या है, रिसीवेबल्स मतलब कि क्रेडिट पे हम गुड्स जो सेल करते हैं, और सर्विस, हम जो ये गुड और सर्विस जो क्रेडिट पर हम देते हैं, उससे हमारा गोल क्या होता है, तो मैं हमने पहले ही बात की, इससे हमारा मेन गोल एक ही है, हम हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल कर पाए। अब मैक्सिमाइजेशन सेल होगा कैसे, तो आप जब हाई क्रेडिट दोगे, जैसे कि पूरा समाज, मतलब कि पूरे मार्केट के अंदर 2 या 3 मंथ्स की क्रेडिट चल रही है, और आप बोलो कि हम 6 मंथ की क्रेडिट देंगे, तो हाई क्रेडिट दोगे, तो क्या होगा, मोर सेल होगा, और उसकी वजह से मोर प्रॉफिट होगा। तो ये सिक्के की एक बाजू है। अब सिक्के की दूसरी बाजू देखते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, हाई क्रेडिट देने से क्या होगा, बट ऑल्सो, ये सिक्के की दूसरी बाजू है, बट ऑल्सो हायर बैड डेट, हमें हायर बैड डेट देखने को मिल सकता है, और
हायर इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है रिसीवेबल्स में। अब समझते हैं ये हाई इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स है क्या। तो समझो आप 10 लाख का माल लेके आए उधार पे, मतलब कि आपने परचेज किया 10 लाख का माल, और आपने भी ये माल आपने किया क्रेडिट पर से, आप ये 2 मंथ्स की क्रेडिट पे आपको आगे से मिला है, ठीक है। 2 मंथ्स की क्रेडिट पे आपने परचेज किया 10 लाख का माल, बाद में ये माल आपने सेल कर दिया, 10 लाख आपका कोर्स था, 11 लाख मतलब कि 1 लाख का प्रॉफिट करके आपने ये माल सेल कर दिया क्रेडिट पे। तो ये माल आपको, और आपने ये क्रेडिट पे दिया 3 महीने की। अब समझो आप जब माल लेके आए तब आपने 2 मंथ की क्रेडिट पे लिया, और जब आप माल दे रहे हो तो आप 3 मंथ की क्रेडिट पे लेके आ रहे दे रहे हो माल, मतलब कि यहाँ पे 1 मंथ की क्रेडिट हमने एक्स्ट्रा दी है, ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा दी। अब ये एक्स्ट्रा दी, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हमारे यहाँ पे 2 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, वैसे ही जिससे हमने परचेज किया है वो बंदा क्या बोलेगा, लाओ मेरे 10 लाख रुपए। अब आप यहां से 10 लाख रुपए तो इससे राइट नाउ तो नहीं मांग सकते जब तक आपके 3 महीने खत्म नहीं हुए। जैसे ही ये बंदा 10 लाख मांगेगा, आपका हायर इन्वेस्टमेंट हो गया रिसीवेबल के अंदर, मतलब आपको 10 लाख अभी नहीं मिलेंगे, आपको 10 लाख तो अभी 1 मंथ के बाद मिलेंगे। तो आपको 10 लाख अभी आपको एक परचेसर को देने पड़े, जिससे आप परचेस करते हो अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। आपने 10 लाख दे दिए, बट आपके पास तो 10 लाख थे ही नहीं, आपने कहाँ से लिए होंगे, कहीं बैंक से लिए होंगे या किसी से लिए होंगे, या आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से कट करके आपने 10 लाख रुपीज दिए होंगे, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है रिसीवेबल्स के अंदर, ठीक है। डन। तो ये एक सिक्के की दो बाजू है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है हाई क्रेडिट दे के मोर सेल करके मोर प्रॉफिट जनरेट करने का, तो उससे हमारा क्या होगा, बट ऑल्सो हायर बैड डेट होगा, जिसकी वजह से हमें हायर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसीवेबल्स के अंदर। अब हमने बात की, हम रिसीवेबल्स के बारे में बात करें, लेकिन हम यहाँ बात करें मैनेजमेंट करने की। हमें रिसीवेबल्स को मैनेजमेंट करना है। अब ये कैसे करेंगे, हम मैनेज करेंगे हमारे रिसीवेबल्स को ट्रेड ऑफ लेके। अब ये ट्रेड ऑफ क्या है, ये ट्रेड ऑफ सीखने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, हम वो स्टेटमेंट सीखेंगे, ठीक है। वो स्टेटमेंट हमें क्या बताएगा पता है, कि एक बंदे को हम कहाँ तक का सेल दे सकते हैं और कहाँ तक का हम बैड डेट और एडमिन कॉस्ट हम इनकर करनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट हमें बताता है बैड डेट और एडमिन कॉस्ट हम कहाँ तक की इनकर कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ तक की हम बेयर कर सकते हैं, हम सेल कितना करेंगे, और हमारा प्रॉफिट सारे कॉस्ट हमारा निकालने के बाद कितना रहेगा। वो स्टेटमेंट हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो हमें ट्रेड ऑफ करना सीखना पड़ेगा, जिसके लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, जिसके लिए हमारा एक एग्जाम्पल लगेगा, ठीक है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट 10 मिनट्स में इतना पढ़ा है। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे चैप्टर 3 का यूनिट नंबर 1 है। रिसीवेबल का मीनिंग क्या है, रिसीवेबल का सीधा सीधा हिंदी में मीनिंग है, हमने किसी को माल या सामान दिया या सर्विस रेंडर की क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस मतलब उधार बेसिस पे हमने उसको दिया, एंड उसका पैसा हमें 1 या 2 महीने के बाद मिलेगा, जिसे हम क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रेडिट देने का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, हम हाई प्रॉफिट क्रिएट कर सके। बट ये एक सिक्के की या वन कॉइन की ये एक बाजू है। दूसरी बाजू क्या है, अगर हम मोर प्रॉफिट करने के लिए हाई क्रेडिट देंगे, तो हाई क्रेडिट की वजह से हमारा बैड डेट भी हाई होगा, और मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन रिसीवेबल्स के अंदर। जैसे कि परचेस हमने 2 मंथ की क्रेडिट पे किया, और सेल हमने 3 मंथ की क्रेडिट पे दिया। जो 1 मंथ हमारा एक्सिस है, उसके लिए वो 10 लाख पेमेंट करने के लिए हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें हम अवॉइड कर सके, इसलिए हमारा चैप्टर बना मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, और इससे हमें ट्रेड ऑफ करने की जानकारी मिलेगी, ठीक है। चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे नोट्स के अंदर हमें बताया कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल रेफर टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट ओवन टू द फर्म फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ अ क्रेडिट सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेड क्रेडिट मैनेजमेंट। क्या बताया इसमें, कि जो भी हमारा मीनिंग क्या बताया इसने, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का मीनिंग ये है कि प्लान और कंट्रोल करना डेट को, ओन टू द फर्म, जो भी हमारा फर्म है, जो भी हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके डेट को हमें प्लान और कंट्रोल करना चाहिए।
फॉर अ कस्टमर ऑन अकाउंट और क्रेडिट सेल, जो जिसके साथ भी हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं उसके डेट को हमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना चाहिए। ओके, उसको दूसरी भाषा में ट्रेड क्रेडिट मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रिसीवेबल, ऑप्टिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दिस असेट। हमें ऑप्टिमाइज करना, हमें हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है इस असेट का यूज करके। ठीक है, क्या कैसे यूज करके? हम हाई प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और जब हम हाई प्रॉफिट हाई सेल जनरेट करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ही होगा ना। ठीक है, when a large amount are tied up in receivable there are chance of bad debts and there will be cost of collection of debt। अब जब भी हमारा रिसीवेबल इंक्रीज होगा, मतलब कि हाई रिसीवेबल्स होगा, तो क्या होगा? बैड डेट के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, देर आर चांस ऑफ बैड डेट्स एंड कोस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट, हमें कोस्ट भी करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने किसी को 1 करोड़ से प्लस का डेट आपने अपनी फॉर्म में देके रखा है और वैसी 15 पार्टी है, अब जो कंपनी का ओनर है वो तो रोज 15 पार्टी को कॉल करके बोलेगा नहीं सर चेक आप ही दो, सर चेक, सर चेक दे दो हमें, सर चेक दे दो, ऐसे करके वो रोज तो कॉल कर सकता नहीं है। उसके लिए उसको एक बंदा लगेगा, एक फोन भी लगेगा, और एक फोन के साथ साथ उसका रिचार्ज भी लगेगा। मतलब कि मिनिमम इतना चीज लगेगा उसको। 1 करोड़ का टर्नओवर के लिए उसको 15 बंदे को रोज कॉल करने के लिए एक बंदा लगेगा। उस बंदे की कॉस्ट हमारा कलेक्शन और डेट में आ जाएगा, जिससे हमें वो एक पर्सन का रिक्वायरमेंट नहीं था, बट हमने 1 करोड़ का सेल किया इसलिए उस पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्राटरी इन्वेस्टमेंट इन अ रिसीवेबल इज लो, सेल में बी रिस्ट्रिक्टेड। अब वो क्या बोल रहा है? अगर आपने हाई हाई रिसीवेबल दिया, हाई प्रॉफिट किया, हाई बैड हुआ और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हुआ, बट उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज लो है, मतलब कि आपने क्रेडिट कम दिया है, तो सेल में भी रिस्ट्रिक्टेड, आपका सेल एक पॉइंट पे जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिंस द कॉम्पिटिटर्स में ऑफर मोर लिबरल टर्म्स, कॉम्पिटिटर्स क्या कर सकते हैं? और लिबरल टर्म्स दे सकते हैं। वो क्या बोलेंगे? ये बंदा 2 मंथ का दे रहा है ना आपको, मैं आपको 3 मंथ का देता हूँ। क्या 3 मंथ्स में आप अपना क्रेडिट पीरियड देता है वो। ठीक है, therefore management of receivable is an important issue and require a proper disclosure and their implementation। ये एक मेजर इश्यू है, इसको हमें कैसे डील करना है वो हम यहाँ पे पूरा का पूरा सीखेंगे। अब हम कुछ कंपोनेंट की चर्चा करते हैं, जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट एनालिसिस, कंट्रोल रिसीवेबल्स। बट मैं थोड़े अलग कंपोनेंट्स की चर्चा करूंगा जो इसमें नहीं है, जो हमारे सम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 3 कंपोनेंट्स दिए, कंट्रोल कैसे करना, क्रेडिट को एनालिसिस कैसे करना, और क्रेडिट पॉलिसी कैसे देना। यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट पॉलिसी क्या है, क्रेडिट एवोल्यूशन क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, और कलेक्शन पॉलिसी हमारा क्या है। ठीक है, मतलब कि ये 3 चीजें उसको हमने एक चौथे कंपोनेंट में पार्ट दिया है। सबसे पहला हम बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की। तो क्रेडिट पॉलिसी के लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है। हु इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट, सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्रेडिट पॉलिसी के लिए कि कौन हमारी एलिजिबल है क्रेडिट पॉलिसी के लिए। ठीक है, अब समझो आप किसी भी राह चलते आदमी आएगा और आपको बोलेगा मुझे 50 लाख का माल दे दो, तो आप क्या दे दोगे? नहीं दोगे। आप क्या करोगे? भाई 1 साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर, ऑन पेमेंट टाइम कर, उसके बाद मैं क्रेडिट के बारे में सोच सकता हूँ। बट कोई राह चलता इंसान ऐसा आके बोले भाई मेरे को है ना 50 लाख का माल दे दो, मैं 1 महीने के अंदर आपको दे दूंगा, तो आप क्या दे दोगे? नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे? किसी का रेफरेंस लेके आ, जिसको मैं जानता हूं, जिसपे मुझे ट्रस्ट हो, मुझे रिलाई हो। ठीक है, तो सबसे पहले हु इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए एलिजिबल कौन होगा, पहले तो हम वो तपासेंगे। फिर हाउ लॉन्ग विल कस्टमर गेट टू पे, कितने दिनों के अंदर कस्टमर पे कर सकता है। विल वी गिव अ डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। ओके, कोई पर्सन हमारे पास 2 मंथ के अंदर अंदर क्रेडिट लेके गया, हमने बोला, हमने एक पॉलिसी क्रिएट की, क्या बोला? आप आज गुड्स लेके जाओ, 2 मंथ्स के
बाद अगर आप पेमेंट करते हो, मतलब कि एट द सेकेंड मंथ के एंड में, मतलब कि आप समझो 1/11/2025 को हमने ये मान लिया, हमने बोला आप 1 जनवरी 2025 के दिन आके हमें पेमेंट करोगे तो आपको 100% पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। या आप ऐसा ले लो 1 जनवरी 2025 के बाद आप कभी भी पेमेंट करोगे आपको 100% पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन 1/11/25 से लेके 1/1/2026 तक, 1/1/2026 के बीच में आप कहीं पे भी पेमेंट करते हो तो हम 90% पेमेंट लेंगे, मतलब हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे आपको, ठीक है। मतलब कि मुझे ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि विल वी गिव अ डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। अगर कोई जो हमने 2 मंथ का पीरियड दिया है उससे पहले अगर वो आके पेमेंट करके जाता है तो हमें उसको कोई डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, हाउ स्ट्रिक्टली वी कलेक्ट ओवर ड्यू पेमेंट्स। ओवर ड्यू पेमेंट्स, इसका मतलब क्या है? अगर किसी का ओवरड्यू हो गया, किसी ने 1/1/26 तक पेमेंट करना था, उसके बाद भी 15 जनवरी 26 हो गई, 15 दिन हो गए, अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे? हम उसको फोन करके बोलेंगे, भाई साहब आप आपका 10 लाख रुपए का पेमेंट है, आप हमें पेमेंट कर दीजिए, नहीं नहीं हम 12% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे आपका लगाएंगे, 12% ऑफ इंटरेस्ट से आपको पेमेंट करना रहेगा जब भी आप करोगे तब। मतलब कि हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर 10 लाख का पेमेंट आप अभी कर देते हो तो ठीक है, नहीं तर अगर आपने 1 डे से भी डिले किया तो हम 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने दिन से? हमारी क्रेडिट पॉलिसी खत्म हो रही थी 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। और आपने आज आज 15वां दिन है, अगर आज पेमेंट करते हो, आज अगर 14 डे है, अगर आज आप पेमेंट करते हो तो आप 10 लाख पूरा का पूरा कर दो। अगर आप कल पेमेंट करने आते हो तो आपको 15 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप परसों पेमेंट करने आते हो तो आपको 16 डेज का, मतलब कि जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे उतने दिन के हिसाब से हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हाउ स्ट्रिक्टली वी कलेक्ट ओवर ड्यू पेमेंट्स, कितना स्ट्रिक्ट करके हम ओवर ड्यू पेमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी बात, इन गुजरात अहमदाबाद हमारे यहाँ क्रेडिट का सिस्टम बहुत नॉर्मल है, मतलब कि 2 महीने के अंदर भी लोग पेमेंट नहीं करते। बाद में क्या होता है पता है? जो बंदा है जिसको उस काम के लिए अपॉइंट किया है वो बंदा क्या करता है, सुबह 11 बजे से स्टार्ट करता है तो शाम के 6 बजे तक उस बंदे को परेशान कर डालता है। और ऐसा 1 डेढ़ महीने तक हमारे यहाँ कंटिन्यू चलता है, उसके बाद वो पेमेंट कर देता है फाइनली। तो कितने स्ट्रिक्ट, आप उस बंदे को परेशान ही कर सकते हो तो परेशान कर डालो। अगर लगता है वो बंदा इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता है तो आप इंटरेस्ट भी पेमेंट कर डालो। वन ऑफ द अवर क्लाइंट, मैं हमारे एक क्लाइंट की बात बताता हूँ आपको। हम रेरा में काम करते हैं जैसे कि, तो रियल एस्टेट गुजरेरा हमारा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर हमारा काम था। मतलब कि मैं जॉब करता था रेरा के अंडर में, बट राइट नाउ मैंने छोड़ दी है। रेरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, हम रेरा का वर्क करवाते थे सीए के साथ मिलके। सीए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ऐसे हम लोग पूरा करवाते थे। तो वन ऑफ आवर क्लाइंट कैसा था कि वो डेटा कभी भी टाइम पे नहीं देता था, ठीक है। डेटा 1 डे भी उसने डेटा का टाइम पे नहीं दिया होगा, इवन इफ, हाँ, अगर पेनल्टी आई और हमने बोल दिया ना फोन करके कि सर 10,000 रुपये की पेनल्टी है, उसका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था तो उसकी पेनल्टी भी 10,000 से कुछ स्टार्ट होती थी। जब भी स्टार्ट होती थी ना, रेरा के कुछ क्राइटेरिया है कि इतने से इतने तक का करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का उनका क्लासिफिकेशन है। तो उसका कुछ तो भी पेनल्टी बन गया था डिले की वजह से, अराउंड अराउंड 10 या 12,000 का। उसको फोन करके बोला सर आज आप दे दो, इतना पेनल्टी है। वो बोले डायरेक्ट पेनल्टी भर के काम हो सकता है, डेटा देना ही पड़ेगा। हमने बोला सर डेटा तो देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देना पड़ेगा। उसके बाद उसका कुछ पेनल्टी 12,000 से अराउंड अराउंड 3 दिन के बाद दिया था, अराउंड अराउंड उसका पेनल्टी कुछ 20,000 के अराउंड हो चुका था। मतलब कि उसने 20,000 का पेनल्टी भी भरा, डेटा भी दिया, सब किया। मतलब कि हमारे गुजरात के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपके यहाँ हो ऐसे कोई लोग तो हमें भी बताना। तो कुछ लोगों को क्या स्ट्रिक्टली भी बोल दो ना कि यार पैसे चाहिए, तो वो तब भी पैसे नहीं देते, इवन इफ ये जो पेनल्टी थी वो गवर्नमेंट पेनल्टी थी उसके बाद भी। ओके, देन क्रेडिट पॉलिसी हो गया हमारा। उसके बाद ये हमने क्रेडिट पॉलिसी के बारे में समझा कि ये क्रेडिट पॉलिसी होती है। क्या क्या क्रेडिट पॉलिसी के अंदर देखेंगे, किसको में, कौन है एलिजिबल क्रेडिटर हमारे लिए, कितने दिन में वो पेमेंट करेगा। अगर उसने पेमेंट जल्दी कर दिया
तो मैं क्या उसको डिस्काउंट दूंगा। अगर उसने पेमेंट लेट किया तो उसके ऊपर मैं कितने स्ट्रिक्टली एक्शंस लूंगा। ठीक है, ये पहला हमारा कंपोनेंट हुआ। कंपोनेंट बोल दो या पार्ट बोल लो। जब हम हमारा जब हमारा हम थियरी लेक्चर करेंगे ना, तब ये सब हम फिर से कवर करेंगे, लेकिन आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा ना, उसके लिए ये सब चीजें समझना आपको जरूरी है। सेकेंड चीज है क्रेडिट वर्दीनेस। हाँ, समझो, आप इसको बोलो क्रेडिट एवोल्यूशन। हम उसका इवल्यूट करेंगे, जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं ना, उसको हम इवल्यूट करेंगे। अब इवल्यूट जब हम करेंगे, उसका मतलब क्या होता है? किसी को भी बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, कंपनी, द कंपनी assess the credit worthiness of the customer। सपोज करो, मैं इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बैंक। अगर आपको ये चैप्टर में क्रेडिट पॉलिसी का एक बैंक से एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कभी भी बैंक से आपने लोन लिया होगा ना, तो बैंक आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके आपको लोन देता है। ठीक है, अब क्रेडिट वर्दीनेस वो चेक किससे करता है? सबसे पहले तो सिविल स्कोर से चेक करता है। ठीक है, अब जैसे ही आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक हो जाता है, बाद में क्रेडिट पॉलिसी की तरफ वो बढ़ता है। क्रेडिट पॉलिसी में क्या, हु इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट, उसके लिए उसने क्या किया? क्रेडिट वर्दीनेस चेक लिया। हाउ लॉन्ग विल कस्टमर सेट टू पे, तो पेमेंट। अब बैंक में अब आप जाके होम लोन लोगे ना, तो वो आप बोलोगे 50 लाख का या 60 लाख का लोन चाहिए, तो वो डायरेक्ट लोन नहीं देते। उसके लिए उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि आपको लोन कितना मिल सकता है होम लोन के ऊपर। भले ही आपका घर, मैं बोलता हूँ आपने 2 करोड़ का घर लिया, बट अगर बैंक डिटरमाइन करती है कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, आपकी दूसरी ईएमआई काट कुट के आपके हाथ में रहते हैं 50,000, 50,000 डिवाइड बाई 50, अरे 50,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 ईयर्स, उनको लगता है कि सिर्फ आप 50 लाख का लोन भर सकते हो। आप सिर्फ 50 लाख का ही लोन भर सकते हो 20 साल के अंदर अंदर, तो वो आपको सिर्फ 50 लाख का ही लोन देगी, उससे ज्यादा का लोन वो आपको कभी नहीं देगी। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि जो हमारा जो हमारा बैंक है ना, वो कभी भी क्रेडिट है ना, आपकी सैलरी के बेस पे देगा, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे देगा। देखो, क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होगा, आपको वो ज्यादा लोन दे सकता है। ठीक है, बट दूसरा फैक्टर क्या होगा? आपका सैलरी कितना है। अगर आपका 50 से 60 हजार सैलरी, तो उसके अकॉर्डिंग देगा। आपका 1 लाख का सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग देगा। बाद में वो हाउ स्ट्रिक्टली वी कलेक्ट ओवर ड्यू पेमेंट्स। अगर आपने ओवर ड्यू पेमेंट कर दिया, तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगता है। विल गिव अ डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। अब देखना, कुछ बैंक है, ज्यादातर बैंक क्या करती है पता है? आप अगर अर्ली पेमेंट करते हो ना, तो वो 1% का चार्ज लगाती है। ठीक है, और कुछ बैंक क्या करती है, अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो, तो ये है ना, जो छोटी बैंकें होती है, मतलब कि कौन सी बैंक है मैं बताऊं, छोटी बैंकें मतलब छोटी 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 बैंकें, रूरल एरिया की बैंकें होती है ना, जैसे कि कालूपुर, हमारे गुजरात के अंदर कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक है। बाद में ये कौन सी एक और बैंक है, 1 मिनट देना, मैं गूगल करके देख लेता हूँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है ना, जनरली वो क्या बोलती है, अगर आप है ना, आपका प्रिंसिपल का अमाउंट का जितना भी पेमेंट आप अर्ली करते हो, तो हम आपको 1% का डिस्काउंट देंगे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, बिग बैंक है, जैसे कि एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक है, ये सब क्या करती है, ये है ना 1% एक्स्ट्रा चार्ज करती है, 1 to 2% की, वो आप जल्दी लोन कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो आप डिस्काउंट देते हो या फिर ओवर ड्यू पेमेंट करते हो। ठीक है, अब बैंक के कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया कि बैंक क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करता है? क्रेडिट स्कोर देखकर। बाद में दूसरी चीज, आपकी सैलरी भी देखता है वो। बाद में आपकी रेपुटेशन भी देखता है। देखना, अगर आप कभी भी सैलराइड पर्सन हो ना, तो आपके ऑफिस में जाके वो लोग पूछेंगे कि यार, इस बंदे की सैलरी 50 हजार ही है, 60 हजार ही है, वहां से एक स्टेटमेंट लेंगे। या तो फिर आपके जिस भी जगह से जॉब करते हैं वहां से वो लोग है ना, वो मंगवाएंगे कि आप है ना एक स्टेटमेंट लाके दे दीजिए, या फिर एक लेटर लाके दे दीजिए वहां से, कि मेरा 12 मंथ का सैलरी 50 हजार से इतना इतना था हर मंथ का सैलरी, और उसका टोटल इतना होता है। ओके, वो लास्ट 3 मंथ का ऑलवेज सैलरी मांगती ही है। 1 सेकेंड। हम लोग यहाँ पे बैंक की बात कर रहे थे, और बैंक में से ही कॉल आ गया, एक बंदे की लोन
के लिए प्रोसेस चालू थी, तो उनको कुछ डाउट था। कुछ बातें कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बैंक के नज़रिए से समझा कि वो क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करती है और बाद में क्रेडिट पॉलिसी कैसे बनाती है। ठीक है। अब सेकेंड चीज, क्रेडिट इवोल्यूशन हमने सीख लिया कि सपोज क्या बोला हमने कि अब हम हमारे एफएम की दृष्टि से समझते कि एक कस्टमर को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। अरे लोन का क्रेडिट पे गुड चाहिए। तो आप क्या चेक करोगे? उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या चेक करेंगे हम? उसके फिनेंशियल चेक कर सकते हैं कि उसके फिनेंशियल रिजल्ट कैसे, पास्ट ईयर के या अपकमिंग पास्ट ईयर के, उसके पास्ट ईयर या पास्ट क्वार्टर अगर वो देता है तो वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा भरोसा, हमारा ट्रस्ट उस पे कैसे बना। मतलब कि अगर वो 2 ईयर से हमारा धंधे में साथ दे रहा है, मतलब कि हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, तो हम उसको दे सकते हैं लोन। अगर हमें पता है कि वो 2 लाख का माल लेता है और कैश पेमेंट राइट नाउ कर सकता है, 2 साल से वो ऐसा कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो मांग रहा है, तो हो सकता है ना वो 2 लाख ही की है ना, वो पेमेंट कर देगा। या 10 लाख का भी मांगे तो एक आप ट्रस्ट करके वहां पे लोन दे सकते हो। तो ये क्रेडिट वर्दीनेस के सबके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग का काम चलता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और हम पढ़ने वाले, क्रेडिट टर्म्स। अब क्रेडिट टर्म्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि अब जो मैं चीज समझाने वाला हूँ वो 90% सबके अंदर आपको उसका रेफरेंस मिलेगा। मिलेगा। ठीक है। तो क्रेडिट टर्म्स क्या होता है? सीधी सीधी बात है, क्रेडिट टर्म्स का मीनिंग है कि हम जिसको लोन दे रहे हैं वो कितने दिन में हमें लोन का पेमेंट करेगा। ओके। अब क्रेडिट टर्म्स में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम टर्म कितनी देंगे, बट सबसे पहले हमें क्रेडिट पीरियड कैसे देना है उसको, उसकी बात करते हैं। तो क्रेडिट टर्म्स में सबसे पहले आएगा हमारा क्रेडिट पीरियड। हमें कितना पीरियड उसको लोन देना चाहिए कि कितने पीरियड में वो हमें पैसे रिटर्न कर सकते हैं। क्रेडिट टर्म का मतलब दो चीजें आती है, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट लिमिट। ओके, उसमें से सबसे पहले हम क्रेडिट पीरियड की बात करते हैं। तो हमारे सारे सम्स में ऐसे लिखा होगा 2/10, 2/10 नेट 30 डेज। ठीक है। ये हमारे ऑलमोस्ट 90% सम, अगर मैं यहाँ पे है ना ओपन करूँ ना क्वेश्चन बैंक, तो कहीं एक जगह भी मेरे को मिल जाए फटाफट। डायरेक्ट कलेक्शन पीरियड दिया है, डायरेक्ट पीरियड दिया है, ये देखो, ये रहा कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी 2/10 नेट 13। अब इसको पढ़ने का कैसे? हमने बोला क्रेडिट टर्म्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स के अंदर दो चीजें होती है, एक क्रेडिट पीरियड और एक क्रेडिट लिमिट। जिसमें हम सबसे पहले बात करें क्रेडिट पीरियड की। क्रेडिट पीरियड आपके हर सम में लिखा जाएगा 2/10 नेट 30। इसका मीनिंग क्या होगा? मीन्स 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 डेज। अदरवाइज फुल पेमेंट इन फुल पेमेंट एट या इन 30 डेज। एट 30 डे, या नहीं इन 30 डे आएगा, एट 30 डे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2% का हमने यहाँ पे एक जगह बात की थी, मैंने एक अलग तरीके से समझाया था, अब एक अलग तरीके से समझा देता हूँ। विल वी गेट गिव अ डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट? अगर उसने अर्ली पेमेंट दिया तो हम उसको क्या डिस्काउंट देंगे? हाँ देंगे। 2/10 नेट 30 डेज मीन्स 2% डिस्काउंट देंगे हम, अगर उसने 10 दिन के अंदर अंदर या 10वें दिन में भी आके पेमेंट कर दिया। अगर 10वें दिन भी आके पेमेंट कर दिया तो हम 2% का डिस्काउंट दे देंगे। बट अगर वो 30वें दिन पे आया या 11 से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आएगा वो, तो वी विल गिव इस पेमेंट रुपी पेमेंट फुल। हम उससे पूरा पेमेंट ले लेंगे। यहाँ पे हमने मीनिंग लिखा 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 डेज। 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 डेज। अदरवाइज अदरवाइज फुल पेमेंट इन 30 डेज। फुल पेमेंट हम 30 डेज के अंदर कभी भी वो पेमेंट करेगा हम लेंगे। इसके अलावा एक और चीज हमें यहाँ समझनी है, क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट। ठीक है। मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड पर कस्टमर।
ये आपको निकालना होगा कि मैक्सिमम हम कितना अलाउ कर सकते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट अलाउ है, मैक्सिमम क्रेडिट अलाउ पर कस्टमर। हम ये जो क्रेडिट पीरियड यहाँ पे हम दे रहे हैं, ये जो हमारा क्रेडिट पीरियड है 30 दिन और 10 दिन का, वो हम पर कस्टमर कितना दे सकते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट अलाउड पर कस्टमर। इसके बाद हम बोलेंगे कलेक्शन पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कलेक्शन पॉलिसी, कि आपकी कलेक्शन पॉलिसी क्या है। डिफाइन हाउ द कंपनी फॉलो अप विद द कस्टमर हु डू नॉट पे ऑन टाइम, हु डू नॉट पे इन टाइम, जो टाइम पे पेमेंट करते नहीं है उनके लिए कंपनीज पॉलिसी, उसके लिए कंपनी की पॉलिसी क्या है। ये 4 चीजों से है। एक और चीज, कंपनी की पॉलिसी 2 तरीके की हो सकती है, एक तो नॉर्मल और एक तो स्ट्रिक्ट। इसको हम बोलते हैं लीनियट पॉलिसी, इंक्रीज सेल बट नॉट इंक्रीज इन बैड डेट, लीनियट पॉलिसी होती है। और एक होती है स्ट्रिक्ट पॉलिसी, रिड्यूस बैड डेट बट मे लूज अ कस्टमर। स्ट्रिक्ट पॉलिसी से आपके रिड्यूस बैड डेट रिड्यूस हो सकते हैं, बट इससे और एक इम्पैक्ट भी आएगा, आपका कस्टमर भी लूज हो सकता है। अगर आपने लीनियर पॉलिसी रखी तो इंक्रीज सेल तो हो जाएगा, बट आपको थोड़ा साथ ही साथ आपका जो बैड डेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी ये फोन आ गया ना, उसकी वजह से पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से, कंपनी की पॉलिसी 2 तरीके की हो सकती है, एक तो लीनियर हो सकती है और एक तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो सकती है। लीनियर पॉलिसी में क्या होगा, जो हमारा सेल्स होगा ना, जो हमारा सेल्स का पोर्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बट जो हमारा बैड डेट का पोर्शन होगा वो भी साथ में इंक्रीज होगा, क्योंकि आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। एक बंदा 1 लाख रुपए लेके चला गया, वो बैड डेट हो गया, तो दूसरे लोगों ने क्या सोचा, हम भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जहां तक का ये देता है हम ले लेते, बाद में हम भी बैड डेट हो जाएंगे। अगर लीनियर पॉलिसी होगी तो ऐसा होगा, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होगी तो आपके बेड डेट रिड्यूस हो जाएंगे, आप अपने बेड डेट रिड्यूस कर पाओगे, बट इसी के साथ आपका सेल भी रिड्यूस होगा और आपका कस्टमर बेस भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंडिया के अंदर किसी को नहीं चाहिए, लीनियर पॉलिसी ही चाहिए, बट इन द मार्केट यू हैव टू स्ट्रिक्ट पॉलिसी पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसके बीच की एक पॉलिसी ढूंढनी पड़ेगी, ना ही स्ट्रिक्ट ना ही लीनियर, बीच में कहीं पे फिट हो जाए, उससे पैसे भी मिल जाए और कोई और बैड डेट ना कर पाए। ठीक है, इसके लिए हम लीगल एक्शन एक होता है। जहां तक मुझे याद है, अगर एमएसएमई का आपने पैसा लिया है, एमएसएमई, तो उसको 45 डेज के अंदर या 90 डेज, 45 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है। एक बार आप ये लॉ देख लेना, 1 सेकेंड मैं खुद ही देख लेता हूँ। एमएसएमई पेमेंट रूल्स, नेट नहीं चल रहा है, सही है। सेक्शन 43 बी एच, आपका सेक्शन 43 बी एच इसके बारे में बताता है। और ये क्या बोलता है, मेरे को कहीं से समरी मिल जाए सिर्फ। हाँ, ये बताता है बिजनेस मस्ट पे रजिस्टर एमएसएमई विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 40 डेज। 40 डेज में सही था, 45 डेज के आपको 45 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना चाहिए। विदाउट रिटर्न अग्रीमेंट पेमेंट इज ड्यू विद इन 15 डेज ऑफ द डे ऑफ एक्सपेक्टेशन, और विद इन रिटर्न अग्रीमेंट पेमेंट ड्यू बाय कॉन्ट्रेक्चुअल डे और विद इन 4। ओके, अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं है ना डायरेक्ट वही देख रहा हूँ, समरी वाला पार्ट मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। ओके, और इसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट है इसमें 3 टाइम्स आरबीआई बैंक रेट। ओ हो, बहुत ज्यादा ही है। आरबीआई बैंक का जो रेट है ना, उससे 3 टाइम ज्यादा। अगर आरबीआई बैंक का रेट है 10%,
तो 3 टाइम्स मतलब 30% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मुझे आरबीआई बैंक का राइट नाउ का रेट भी नहीं पता है, वो भी देख लेते। आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट 5.50% और बैंक रेट 5.75%, ऐसा कुछ तो भी दिखा रहा है, मतलब कि 5.75%। तो इसका 3%, इसका 3 टाइम होगा 70.25%। इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैंने रूल भी बता दिया आपको, एमएसएमई का आपके आर्टिकलशिप में ज्यादा कमाएगा। अगर आपने मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप की तो वहां पे एमएसएमई का पंगा आने ही वाला है, 110% वहां पे आएगा ही, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले से ही प्रिपेयर कर दिया। अराउंड अराउंड 41 मिनट हो गए। हमने हर छोटी मोटी चीज ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, अरे इसका स्टेटमेंट बनाने के लिए पढ़ी है। 40 मिनट के अंदर हमने सिर्फ 2 ही पेज पढ़ पाए, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्रेडिट पॉलिसी के बारे में जाना, क्रेडिट इवोल्यूशन कैसे होता है वो जाना, क्रेडिट टर्म्स के बारे में जाना, कलेक्शन ऑफ पॉलिसी जाना। ये आपके डेली लाइफ में भी अगर आप आगे जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, सीए की जर्नी स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपको ये सारी चीजें डिटरमाइन करते आना चाहिए। आड़ेधड़ आप है ना किसी को कुछ भी क्रेडिट पॉलिसी नहीं दे सकते, हर चीज आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। एमएसएमई का रूल्स है, वैसे ही हर सेक्टर के एक डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आपको लगेगा आपका सीए सब टैकल कर लेगा, लेकिन सीए को आपके बिजनेस का अंडर क्या चलता है ना कभी नहीं पता होता है, ठीक है। ये पता सिर्फ आपको ही होता है। तो क्रेडिट पॉलिसी इवोल्यूशन आप ही कर सकते हो, ना ही आपका सीए कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था रिसीवेबल। अब हमने यहाँ पे एक जगह बात की थी कि मैनेज करना है रिसीवेबल को ट्रेड ऑफ करने के लिए, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और उस स्टेटमेंट का हम नाम हम कुछ देंगे, और उसका स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। हमें एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हम हर एक क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्यूएट कर पाए। हमारा ये इतना सब पढ़ने का मतलब क्या है कि हमें क्रेडिट पॉलिसी ही बनाते आना चाहिए, कि हमें कलेक्शन पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट इवोल्यूशन, इन सब का यूज करके हमें क्रेडिट पॉलिसी बनाना है, ठीक है। तो वो क्रेडिट पॉलिसी कौन सी सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, उसके लिए हमें टोटल 2 अप्रोच थी, एक टोटल अप्रोच, एक कैश अप्रोच। बट हमें टोटल अप्रोच हम सबसे पहले सीखने वाले हैं, और ये है हमारी टोटल अप्रोच, ओके। अब टोटल अप्रोच के अंदर हम क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जब इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने क्या पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट के बारे में? हमने पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हर कंपोनेंट आता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट, बाद में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, हर चीज आती है। बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। हम क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड उसका काम नहीं है, क्योंकि मुझे क्रेडिट पॉलिसी इवोल्यूट करनी है। क्रेडिट पॉलिसी इवोल्यूट कैसे होती है? तो क्रेडिट पॉलिसी हमारी पूरी सेल्स पे इवोल्यूट होती है, सेल्स। बट कौन सा सेल? क्रेडिट सेल्स, ओके। अब आपको क्रेडिट सेल में से सबसे पहले आपको आपका वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होगा। सेल आपका क्रेडिट होगा, बट आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपको उसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। डन। तो आपको आपका प्रॉफिट बिफोर बैड डेट और बैड डेट और एंड एडमिन कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। क्रेडिट सेल में से हमने क्रेडिट सेल का वेरिएबल कॉस्ट और क्रेडिट सेल का फिक्स कॉस्ट दोनों हमने माइनस कर दिया। दोनों माइनस किया तो हमें क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर बैड डेट एंड एडमिन कॉस्ट, ओके। अब बैड डेट, उसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेट को, क्योंकि ये क्रेडिट सेल का पार्ट है, ठीक है। और उसमें से हम माइनस करेंगे एडमिन कॉस्ट को, ये भी हमारे क्रेडिट सेल का पार्ट है। हमने आगे समझा, जो बैड डेट होता है वो क्रेडिट सेल की वजह से लगता है। और जो एडमिन कोस्ट है, हमने बड़ा एक बंदा रखना बड़ा कॉल करने के लिए हर किसी को, तो वो जो एडमिन कोस्ट लगा वो भी क्रेडिट सेल की वजह से जन्मा है, मतलब कि क्रेडिट सेल की वजह से आए। तो प्रॉफिट बिफोर बैड डेट एंड एडमिन कोस्ट में से हम बैड डेट और एडमिन कोस्ट निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
बिफोर टैक्स हमें एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा कि हाँ हमारा इतना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। अब उसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ फंड बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में बिफोर टैक्स। ओके, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स। ओके, हम जब हम इनकम स्टेटमेंट करते थे तब हमें एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना होता था, राइट? कि हम पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाते थे जिसमें सबसे ज्यादा ईपीएस हो वो, या तो जिसमें सबसे ज्यादा एमपीएस हो वो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करते थे। वही सेम सिनारियो पे ये स्टेटमेंट बना है। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हमें बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी चूज करनी है। तो जब हमारा प्रॉफिट, हमारा बेनिफिट या फिर हमारा प्रॉफिट जिसमें जब सबसे ज्यादा होगा हम वो पॉलिसी चूज करेंगे। ठीक है, अब ये इसका स्टेटमेंट कैसे बना है? क्रेडिट सेल में से हमने माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से माइनस कर दिया हमने फिक्स कॉस्ट, तो हमें क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर बैड डेट एंड एडमिन कॉस्ट। प्रॉफिट बिफोर एडमिन बैड डेट और एडमिन कॉस्ट में से हमने पहले बात किया बैड डेट और कॉस्ट ऑफ एडमिन, मतलब कि एडमिन कॉस्ट, ये दोनों हमने माइनस कर दिए तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम कॉस्ट ऑफ फंड माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है। होगा ना भाई, हमें क्रेडिट सेल पता है क्या हो सकता है, जितना भी हमने गुड और सर्विस क्रेडिट पे रेंडर किया। वेरिएबल कॉस्ट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, बैड डेट भी पता है, एडमिन कॉस्ट भी पता है। ये कॉस्ट ऑफ फंड ये क्या नया चीज है? और ये बिफोर टैक्स का मामला क्या है? यहाँ पे बिफोर टैक्स क्यों लिखा है? तो यहाँ हम नीचे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल समझो, मैंने आज पूरा का पूरा मेरा फॉर्म है, मैंने क्रेडिट सेल किया पूरे साल के अंदर 200 लाख रुपीस का। समझो, मैंने 200 लाख रुपीस का क्रेडिट सेल किया, ठीक है, जिसपे मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के 100 लाख और 15 लाख लगा। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट बिफोर बैड डेट और ये मिला 150 लाख। ओके, अब जो बैड डेट होता है वो एट द रेट होता है क्रेडिट सेल के 10% पे। मतलब कि जब भी आपको सब में लिखा होगा बैड डेट एट द रेट 10%, तो हमें क्रेडिट सेल के 10% कर दे, तो 200 लाख के 10% मतलब आपके होंगे 20 लाख। वो हम माइनस करेंगे। आप मान लो एडमिन कॉस्ट हुआ हमारे पूरे साल का 10 लाख रुपए, तो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिलेगा? 20 लाख रुपीस। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फंड की। कॉस्ट ऑफ फंड क्या कहना चाहता है कि आपने ये क्रेडिट सेल 200 लाख का रुपीस का, अरे आपने अपना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इतना लगाया 100 लाख एंड 15 लाख रुपीस का। अगर आप ये 150 लाख रुपीस कहीं और लगाते और पूरे साल में 8% का इंटरेस्ट कमाते तो आपको कितने मिलते? 12 लाख रुपए। और ये 12 लाख रुपए आपको बिना हर्डल के मिलते, मतलब कि आपको इसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता। वो हम माइनस करेंगे यहाँ से 12 लाख रुपए, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिला? 20 लाख माइनस 12 लाख, ये हमें मिला 8 लाख रुपए। टैक्स मान लो एट द रेट 14% है, तो 8 लाख इंटू 14% 3.2 लाख। और नेट ये हमारा हो जाएगा 4 नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स 4.8 लाख रुपीस। ओके, यहां तक आप समझे। अब कॉस्ट ऑफ फंड क्या कहना चाहता है? मैंने कमाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख रुपए, और अगर मैं कुछ नहीं करता तो अभी मैं 12 लाख कमाता होता। तो ये मेरा वन टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था जो मैंने जाने दिया। समझो, 20 लाख में मैंने 20 लाख मैंने कमाए, बट जब मैंने कोई भी बिजनेस नहीं चालू किया था तब क्या था मेरा हाल? मुझे नहीं पता था, मुझे क्या पता था मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 लाख रुपए है, तो मैंने यहाँ पे 12 लाख रुपए लिख दिए कि अगर मैं 20 लाख कमाने के लिए इतना हार्डल नहीं करता तो मैं 12 लाख रुपए तो कमाता। तो 20 लाख में से मैंने 12 लाख हटा दिए कि इतना तो मैं कमाने ही वाला था भाई, इतना तो मैं कमाने ही वाला था, उतना मैंने रिमूव कर दिया, उतना पोर्शन। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट आता है तो ठीक है, ये पॉलिसी तो मेरे लिए ठीक है क्रेडिट पॉलिसी, नहीं तो ये पॉलिसी मेरे लिए ठीक नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल लेते, सेम ये 200 लाख, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 120 लाख, ये हमारा हो गया 30 लाख, ये हमारा हो गया 60 लाख, तो ये हमारा हो गया 180, यहाँ पे आएगा 20 लाख रुपीस। हमारा बेड डेट, नहीं, एक मिनट हो, थोड़ा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारा हो गया 110 लाख, ये हमारा हो गया 14 लाख, तो ये हमारा आएगा 200 माइनस 110, 40 नहीं यार, 60 लाख करना है, ये हमारा हो गया 60 लाख, तो ये हमारा आएगा 40 लाख रुपीस। ये हमारा होगा 20 लाख रुपीस, ये हमारा एडमिन कॉस्ट होगा 10 लाख रुपीस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 10 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ फंड हमारा हो गया 12 लाख रुपए। ठीक है, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया -2 लाख रुपीस। हमारा आंसर यहाँ क्या है, -2 लाख रुपीस। मतलब इतना सारा हर्डल लिया, उसके बाद भी मैं अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाया, तो प्रॉफिट में क्या घंटा करूंगा, सीधी बात है। प्रॉफिट में क्या घंटा करूंगा उसके बाद, सीधी बात है, क्योंकि मैं 2 लाख नेगेटिव में ही चला गया हूं ऑलरेडी। तो कॉस्ट ऑफ फंड क्या कहता है कि आप जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जितना भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ना, उतना तो माइनस कर दो, उतना आप तो घर बैठे बैठे भी कमा सकते थे, उतना बिजनेस में लगा के भी कमा, उससे ज्यादा कमा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उतना तो आप घर बैठे बैठे भी कमा सकते थे। तो 2 लाख रुपए यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ये क्रेडिट पॉलिसी हमें चूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ फंड का मीनिंग ये होता है। अब एक टेक्निकल मीनिंग की बात कर देते, कॉस्ट ऑफ फंड और रिक्वायरमेंट रिटर्न। अब कॉस्ट ऑफ फंड के है ना बहुत सारे नाम है। कॉस्ट ऑफ फंड, पहला नाम है कॉस्ट ऑफ फंड। एग्जाम में क्या आपको मिल सकता है, पहला नाम आपको मिल सकता है कॉस्ट ऑफ फंड, के फंड एक्वायर करने की इतनी कॉस्ट हुई। दूसरा नाम आपके अंदर वहां पे आ सकता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और थर्ड नाम हो सकता है रिक्वायर्ड रिटर्न, कि इतना तो रिटर्न हमें रिक्वायर्ड ही है कमाना। कॉस्ट ऑफ फंड समझे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझे, रिक्वायर्ड रिटर्न का मीनिंग क्या होता है कि इतना रिटर्न तो मुझे आना ही चाहिए इस धंधे से यार, 8% तो मैं कमाना ही चाहिए, अगर 8% से कम कमाता हूं तो मुझे कैश सेल करना चाहिए, उससे अच्छा तो क्रेडिट पे देने से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न का मीनिंग ये होता है। अब फॉर्मूला, हम फॉर्मूला बताते हैं कॉस्ट ऑफ फंड का। ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो, या फिर आप बोल लो रिक्वायर्ड रिटर्न, ये तीनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने जितना पैसा लगाया ना, हम उसकी बात करेंगे। तो हमने पैसा कितना लगाया, कहाँ कहाँ से लगाया, वेरिएबल कॉस्ट से लगाया, फिक्स कॉस्ट से लगाया। बैड डेट और एडमिन कॉस्ट तो क्रेडिट सेल की वजह से आया है, ठीक है। और ये जो आपका टैक्स का पोर्शन है ना, ये भी क्रेडिट सेल की वजह से आया है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होगा, जो हमने लगाया, मैंने क्या लगाया, वेरिएबल कॉस्ट लगाया प्लस फिक्स कॉस्ट लगाया, ठीक है। ओके, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, इसके बारे में अभी हम समझेंगे कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है। डिवाइड बाय 365, डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 12। ओके, अगर 365, अगर डेज में सम दिया है तो 365, वीक में सम दिया है तो 52 वीक्स, और मंथ में सम दिया है तो 12 मंथ, इनटू रेट। ओके, ये पहला फॉर्मूला है। अब सबसे पहले है ना, मैं आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड समझा दूं। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइडिंग बोथ एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिट पीरियड अलाउ टू द डेटर्स। बट एवरेज कलेक्शन पीरियड का मीनिंग क्या है, तो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। या तो आपके सम में डायरेक्ट दिया होगा, या तो आप मानोगे ये होगा कलेक्शन पीरियड। 30 दिन के अंदर अंदर पैसे मेरे आ जाते, उसको ही बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर 30 दिन के अंदर पैसे आ जाते, समझो आप एक चीज, ये 150 लाख रुपए है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट लगा। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड को भूल जाओ, 30 दिन में मुझे ये रिकलेक्ट हो जाने चाहिए थे, 30 डेज में ये रिकलेक्ट हो जाने चाहिए थे। ये मेरे हुए 365 डेज, इंटू रेट, रेट है मेरा 8%, 150 इंटू 30 डिवाइड बाई 365 इंटू 8%, तो 150 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 365 इंटू 8% इंटू 1 लाख, तो अराउंड अराउंड ये हमें 98630, इतना तो हमें
मिनिमम हमारा प्रॉफिट होना ही चाहिए, इतना तो हमें मिनिमम कमाना ही चाहिए कॉस्ट ऑफ फंड से, ये कहना चाहता है। ठीक है, जब आप समझोगे तब आपको है ना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये किसके लिए है। बट राइट नाउ आप समझ लो, जो भी हमने कोर्स लगाया उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय जो भी वो कलेक्शन पीरियड, अगर कलेक्शन पीरियड हमारा डेज में है तो हम डेज लिखेंगे, डिवाइड बाय वीक्स में है तो हम डिवाइड बाय वीक्स लिखेंगे, मंथ है तो डिवाइड बाय मंथ लिखेंगे, और इनटू रेट। ओके, अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। डेट टर्नओवर रेशियो, एक मिनट, डीटीआर नहीं, आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना उसका फॉर्मूला, एवरेज कलेक्शन पीरियड, उसका फॉर्मूला है वन डिवाइड बाय डीटीआर। एक मिनट हो, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है सर, मैं आपको करवाता हूँ, एक 2 दिन दीजिए ना मुझे भी। ओके ओके, हाँ स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड वाला पूरा पोर्शन फिर से स्टार्ट करते हैं। एक तो कॉल आ गया ना तो थोड़ा अ, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया। हमने पहला फॉर्मूला सीखा, कॉस्ट ऑफ फंड से ही हमने पहला फॉर्मूला सीखा। पहला फॉर्मूला क्या सीखा, जो भी हमारी कॉस्ट लगी है बिजनेस में, हमारी दो तरीके की कॉस्ट लगी है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। ओके, दो तरीके की हमारी कॉस्ट लग गई है। ठीक है, इनटू, तो ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर कलेक्शन पीरियड, जो भी हमारा कलेक्शन पीरियड है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 दिन में हमारा कलेक्ट हो जाता है, और डिवाइड बाय 365 डेज, 52 वीक्स और 12 मंथ्स, और उसको हम जो भी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या फिर हमारा कॉस्ट ऑफ फंड हमें मिलना चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम सम गिनेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होता है। अब इसके अलावा एक और हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, वो फॉर्मूला है डेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, डेट टर्नओवर रेशियो। ओके, डेट, हाँ, डेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है। अब ये डेट टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, जिसे हम डीटीआर भी बोलते हैं, कि हमारा डेट पूरे साल में कितनी बार हो रहा है फ्लक्चुएट, मतलब पूरी साल, मतलब हमारा है 12 मंथ हो सकता है, 365 डेज हो सकता है, या 52 वीक्स हो सकता है। उसको अगर मैं डिवाइड करूं एवरेज कलेक्शन पीरियड से तो मुझे डेट टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, डेट नहीं, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो अगर वो चाहिए तो मैं पूरे 12 मंथ को मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड से डिवाइड करूं तो मुझे वो मिल जाएगा, राइट। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड को मैं सामने की ओर डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मंथ डिवाइड बाय 365 डेज डिवाइड बाय 52 वीक्स डिवाइड बाय डीटीआर। ओके, ये डेटा टर्नओवर रेशियो हम रेशियो एनालिसिस में फुल डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ में इसका डिटेल करवाने लगा ना तो सीन है ना, अभी अभी आधा घंटा और इस एक रेशियो के पीछे हमारा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आप इतना समझिए कि डेटा टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या होता है, कि 12 महीने डिवाइड बाय हमारा कलेक्शन पीरियड कितना है। अगर 12 मंथ है और मेरा कलेक्शन पीरियड 3 मंथ का है तो मुझे मिलेगा डेटा टर्नओवर रेशियो 4। 4 का मीनिंग क्या होगा, 4 का मीनिंग होगा कि हमारा जितना भी डेटर्स का पैसा है वो 4 मंथ के अंदर रिटर्न आ जाता है। एक और चीज मैं समझाता हूँ कि 365 डेज है, डिवाइड बाय 36 डेज है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 30 डेज ही रखते, डिवाइड बाय 30 डेज के, पूरे साल में 365 डेज है, उसको मैं 30 डेज के अंदर अंदर हमारा सारा पैसा हमारे पास फिर से आ जाता है, तो 365 डिवाइड बाय 30 तो आपका आएगा 12.16 डेज। इसका मतलब है, अरे 12.16 टाइम्स आएगा। तो हम पूरे साल में 12 बार, हम पूरा का पूरा डेटा टर्नओवर रेशियो की साइकिल हमारी 12 बार चलती है, आगे वाले में 4 बार चली थी, बस जब हमारा 30 डेज हो जाता है, मतलब 1 मंथ हो जाए, तो हमारी साइकिल 12 बार चलेगी। ये कहना चाहते हैं, डेटा टर्नओवर रेशियो का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि हमारा जितना भी डेटर है वो कितने टाइम्स पूरे साल में चलता है, तो वो पूरा मुझे ढूंढना है कितने टाइम पूरे साल में चलता है, तो 12 महीने का हमारा डेटर होता है, 12 महीने का हमारा पूरा साल होता है, और हर एक डेटर 3 महीने के अंदर हमें पेमेंट कर देता है,
हर डेटर हमें 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है, मतलब 4 टाइम्स, मतलब कि हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो का साइकिल 4 बार चलता है पूरे साल के अंदर। ओके, देन इसका मीनिंग ये होता है। अब हमारे यहाँ फॉर्मूला के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इसलिए मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड को सामने और डीटीआर को यहाँ पे ले आओ तो ऐसा हो जाएगा। अब आप देखो, 1 मिनट, 1 मिनट, गलत कर दिया, गलत कर दिया। ये अगर मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड को ऊपर ले जाना है, समझो आप इसको इस तरीके से, या फिर ऐसे ही समझो, हमने जैसे कंटिन्यू किया वैसे ही रखते, ऐसे किया। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड के बराबर हो जाता है 12 मंथ डिवाइड बाई 365 डिवाइड बाई 52 वीक। अब इसको मैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू, यहाँ पे मैं रख दूं एवरेज कलेक्शन पीरियड की जगह पे 12 मंथ, 365 डेज, 52 वीक इनटू डिवाइड बाय डीटीआर। ओके, हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड इसकी जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला हमने रख दिया, इसकी जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया, और डिवाइड में हमारे पास ये तो चीज है ही अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू 12 मंथ डिवाइड बाय 365 डेज इनटू 52 वीक्स। ओके, इनटू रेट, रेट तो सेम रहेगा, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन, तो हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू, यहां कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड बाय डीटीआर इनटू रेट। डन, तो ये हमें हमारा मिल गया, ये हमें हमारा मिल गया सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। एक तीसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेटर्स इनटू रेट। अगर पूरे साल का कुछ भी नहीं दिया है, अगर कुछ भी एवरेज कलेक्शन पीरियड या कुछ भी नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ डेटर्स, हमारे डेटर की कॉस्ट कितनी लगी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इनटू रेट। अगर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड डीटीआर कुछ नहीं दिया है, तब ये आएगा कॉस्ट ऑफ डेटर इनटू रेट, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के ही साथ ये हमारा पहला जो था टोटल अप्रोच का कॉन्सेप्ट, ये खत्म हुआ। टोटल अप्रोच का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ था, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो हमें मिला प्रॉफिट बिफोर बैड डेट एंड एडमिन कॉस्ट। उसमें से हमने सबसे पहले बैड डेट माइनस किया, सेकंड एडमिन कॉस्ट माइनस किया, तो हमें क्या मिला, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स माइनस किया, तो हमें मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हमने टैक्स माइनस किया 40%, तो हमें मिला नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को ऐसे का ऐसा ही हम उठा लेते हैं, कॉपी, यहां पे पेस्ट। ठीक है, मेरे सिर्फ एक छोटी सी चीज समझानी है, उसके लिए है ये, यहां से ये वाला पूरा पोर्शन रिमूव हो गया। अब समझो, मैंने वहां पे बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ फंड अगर बिफोर टैक्स दिया है, तो आप बिफोर टैक्स जाके माइनस करोगे। अगर सम के अंदर ऐसा बोला है कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स, तो आप क्या करोगे, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको पहले टैक्स माइनस करना रहेगा, उसके बाद आपको माइनस करना रहेगा टैक्स के बाद आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड बेनिफिट आफ्टर टैक्स। डन, डन। तो वो जो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का मीनिंग इतना है, अगर आपको बिफोर टैक्स बोला है तो आप टैक्स माइनस करोगे, उससे पहले आपको कॉस्ट ऑफ फंड माइनस करना है। अगर सम के अंदर आपको बोला है आफ्टर टैक्स माइनस करना है, तो टैक्स माइनस करने के बाद आपको है ना कॉस्ट ऑफ फंड माइनस करना रहेगा। इसी के ही साथ ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आप अगर आप आओगे अपनी बुक के अंदर, तो हमने ये 3 चीज 4 तरीकों अलग अलग जगह से समझा दिए, फैक्टर कुछ, अभी ये सब है ना हमारा फुल सिलेबस के थियरी में कंप्लीट होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये रहा हमारा स्टेटमेंट शोइंग एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी बेस्ड ऑन टोटल अप्रोच। मैंने बोला 2 अप्रोच है, एक टोटल अप्रोच, दूसरी इंक्रीमेंटल अप्रोच। ओके, सबसे पहला क्रेडिट सेल, उसमें से टोटल कॉस्ट अदर देन बैड डेट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। उसके बाद माइनस किया बैड डेट, कैश डिस्काउंट या फिर एडमिन कॉस्ट। ओके, इन लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो भी आएगा, आपके सम के अंदर दिया है। एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिलेगा, उसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल लॉक्ड अप इन कलेक्शन पीरियड, तो बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि इन लोगों ने क्या बताया, ये आफ्टर टैक्स है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इन्होंने आफ्टर टैक्स बताया है, ठीक है। ओके, हियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल इनटू कलेक्शन पीरियड, इन लोगों ने बहुत लंबा लंबा दिया है, हमने डायरेक्ट आपको बताया कैसे होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल को हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। कलेक्शन पीरियड को हमने लिखा था एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 और 360 और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि रेट। डन। ये आपका इंक्रीमेंटल अप्रोच है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ है ना एक सम कराऊंगा अभी हाल में, एक तो नहीं, अभी तो बहुत सम हमारे आज हो गए, 12 ही बजे, अभी तो 1 घंटा और बाकी है हमारा, गुड टू गो बाकी है। 1 घंटे में हमने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से समझा। आप समझो कि सिर्फ है ना 4 पेज समझाने के लिए हमारा 1 घंटा लगा है, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार हम सिंपल सम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हम इलिस्ट्रेशन नंबर 12 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, ये आप अपनी कॉन्सेप्ट बुक में ही लिखना, कॉन्सेप्ट के लिए ही मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस की बुक, जब हम ये वाली बुक चालू करेंगे तभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस की बुक में हम सारे सम गिनेंगे, ये सब आप अपने कॉन्सेप्ट बुक में लिखना, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर हुज करंट सेल आर इन द रीजन ऑफ 6 लाख। कई लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 12 कैसे आ गया मैं बता दूं। एक वर्किंग कैपिटल का चैप्टर है पूरा का पूरा, उसको 5 डिफरेंट यूनिट में डिवाइड किया है, तो हर यूनिट में है ना उन्होंने इलिस्ट्रेशन नंबर सेम ही रखा है, मतलब कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 12 आया है डायरेक्ट। ओके, अब ये इलिस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या लिखा है हम वो पढ़ते हैं। ट्रेडर्स जिसका करंट सेल उसके रीजन में 6 लाख रुपए का है पर एनम, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डे है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इन लोगों ने दे दिया 30 डेज का है। वांट्स टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी टू इम्प्रूव अ सेल, ये लोग चाहते हैं कि हम और भी लिबरल पॉलिसी डालें तो हमारा जो सेल है ना वो इम्प्रूव हो जाए। अ स्टडी मेड बाय ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवीलिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उन्होंने जो कंसल्टेंट थे उन्होंने नीचे की हमें 4 क्रेडिट पॉलिसी दी है, ए बी सी और डी। आई थिंक सो ऐसा सम हमारी बुक में भी होगा। उन्होंने क्या बोला, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज। इन्होंने क्या बोला, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 30 डेज। 30 डेज प्लस इतना दिन और कर लो, 30 डेज प्लस 20 दिन और बढ़ा दो आप, 30 डेज प्लस 30 दिन से और बढ़ा दो, और 30 डेज प्लस 45 डेज से और बढ़ा दो, तो हमारा नया कलेक्शन पीरियड कितना होगा 40, 50, 60 और 75। डन। इंक्रीज इन सेल 30, 40, 75 एंड 90,000। अब हमारा सेल कितना था 6 लाख रुपए, तो 6 लाख प्लस इतना कर दो, 6 लाख प्लस 48 कर दो, 6 लाख प्लस 75 कर दो, और 6 लाख प्लस 90,000 कर दो, तो हमारा सेल कितना हो जाएगा 6.3 लाख, 6.48 लाख, 6.75 लाख, 6.9 लाख। ओके, प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड 1.5%, 2%, 3% और 4%, मतलब हमारा जो बेड डेट है ना वो 1.5% रहेगा, 2% रहेगा, 3% रहेगा और 4% रहेगा, ठीक है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹3, हमारी जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट की वो ₹3 है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो है हमारी 2.25। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹2 है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो ₹2 के हिसाब से जाता है। द करंट बेड डेट लॉस इज 1%, जो हमारी जो करंट पॉलिसी है प्रेजेंट पॉलिसी उसमें बेड डेट है 1% का। रिक्वायर्ड रेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ फंड आपको 20% दिया है। अज्यूम 360 डेज है, यहाँ पे 360 डेज इन लोगों ने खुद ही बोल दिया। ओके, इससे हमें हमारा पूरा का पूरा अब यहाँ से हमें हमारा सम ये इलिस्ट्रेशन नंबर 12 गिनना है। तो ये हम सब स्टार्ट करते, सम स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए रहेगी। सबसे पहली चीज हम लेंगे वो है हमारा ये कॉस्ट ऑफ फंड वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट, कॉपी। टैक्स रेट दिया था वहां पे, यहाँ पे टैक्स रेट मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो टैक्स रेट नहीं होगा। डन, ये हमारा आ गया। हमें यहाँ पे टोटल 4 पॉलिसी और एक 5 पॉलिसी है हमारे पास, ठीक है।
मेरे को ही लिखना पड़ेगा सब कुछ। सबसे पहले हमारा आएगा क्रेडिट सेल, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, उसी में से ही हम हमारा माइनस कर डालेंगे बैड डेट। हाँ, उसमें से हम हमारा माइनस कर डालेंगे बैड डेट और एडमिन कॉस्ट। ओके, मैं इतना ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि हमें 5 टोटल बनाने हैं यहाँ पे। तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम माइनस कर डालेंगे टैक्स, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट हमारे यहाँ पे टैक्स का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो टैक्स आएगा नहीं। तो इसमें से हम माइनस करेंगे अब कॉस्ट ऑफ फंड को, तो हमें मिल जाएगा नेट बेनिफिट। डन, इतनी चीजें हमें यहाँ करनी है। टोटल 5 पॉलिसी है। पहली है एग्जिस्टिंग पॉलिसी, दूसरी है ए, बी, सी और डी। ओके, डन। हम जब उसके सम गिनेंगे तब हम बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम गिनेंगे। यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये सम गिने हैं। अब ये सब गिनने से पहले हम यूनिट्स गिन लेते हैं। अब हम यूनिट्स कैसे गिनेंगे? हमारा सेल है 6 लाख रुपए का, ठीक है। हमारा प्राइसिंग पर यूनिट है ₹3, तो 6 लाख डिवाइड बाई 3, तो 6 लाख डिवाइड बाई 3 करोगे तो आएगा 2 लाख यूनिट। डन। ये यूनिट क्यों गिना है अभी आपको पता चल जाएगा। 2 लाख यूनिट है हमारे पास, एल स्टैंड्स फॉर लाख। डन, हमें यहाँ पे यूनिट मिल गया है। अब एक और चीज हम देखते हैं। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 2.25, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 2.25 रुपीज। ओके, वेरिएबल कॉस्ट है ₹2, वेरिएबल कॉस्ट है ₹2। ओके, तो हमारा एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे कितना लग रहा है? तो एडिशनल कॉस्ट हमारा लग रहा है 0.25 रुपीज। देन अब ये एडिशनल कॉस्ट से हमें क्या पता चलेगा? ऐसा करो, इसको है ना पूरा ले लो नीचे। ये हमारा इतना इतना दिया है। अब जब भी हमें एडिशनल कॉस्ट दिया हो, हमें दो चीज दी है यहाँ से, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट ₹2, तो हमारा एडिशनल कॉस्ट होगा 0.25। ये एडिशनल कॉस्ट क्यों है? ये एडिशनल कॉस्ट ऑलवेज फिक्स कॉस्ट गिनने के लिए होता है। अब फिक्स कॉस्ट कैसे गिनेंगे? यूनिट्स इनटू एडिशनल कॉस्ट। ओके, आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे एडिशनल कॉस्ट से, तो आपको मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो हमारे यूनिट से 2 लाख रुपीज, एडिशनल कॉस्ट है 0.25, तो ये हमारे हो जाएंगे 50,000। ये वाला सम मैं फिर से गिनाने ही वाला हूँ, टेंशन मतलब हमारे है ना बुक के अंदर कहीं तो भी ऐसा सम है, मैंने देखा है, ये रहा ऐसा ही सम है, बट यहाँ पे डेज अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हमारे एडिशनल यूनिट्स कितने हुए? हमारा फिक्स कॉस्ट कितना हमें मिल गया? 50,000। तो सबसे पहले हमने फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया 50,000। अब 50,000 हर एक के लिए फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहता है। तो ए बोलो, पॉलिसी बी बोलो, पॉलिसी सी बोलो या पॉलिसी डी बोलो, हमारा ऑलवेज फिक्स कॉस्ट रहेगा 50,000। ओके, अब हमारा सेल कितना है? क्रेडिट सेल। तो फर्स्ट केस में हमने देखा हमारा क्रेडिट सेल है 6 लाख रुपए, 2 3 4 5, 6 लाख रुपए। चलो ना एल रिमूव कर डालते हैं, चलो 6 लाख रुपए, ठीक है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो वो है क्रेडिट सेल का 2/3। कैसे आया ये हमारा आंसर? तो सेलिंग पर यूनिट है 3, सेलिंग पर यूनिट है हमारा 3, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट कितना होगा? टोटल सेल है मेरा 6 लाख रुपए, जब मेरा सेलिंग पर यूनिट रुपीज है 3, तो 2 रुपए वेरिएबल कॉस्ट होगा, तब हमारा कितना होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 6 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा आएगा 2 डिवाइड बाई 3, 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट सेल यहाँ पे आएगा 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट केस में हमारे हो जाता है 6.3 6.48। ओके, 6,30,000। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है, तो 6,30,000 इंटू 6,30,000 इंटू 2 रुपीज डिवाइड बाई 3, 4,20,000।
बी पॉलिसी में हमारा 6.48, तो 6,48,000, 6,48,000 इंटू 2/3, 4,32,000। ये सब मैं ना पूरा मैं आपके आईसीआई का जो मॉड्यूल में दिया है ना उसी पैटर्न पे गिन रहा हूँ। ठीक है, जब हम हमारे प्रैक्टिकल बुक से सम स्टार्ट करेंगे तब हम हमारे पैटर्न से गिनेंगे, बट आपको आईसीए का पैटर्न किस तरीके से गिनता है वो भी पता होना चाहिए। सी हमारा है 6,75,000, 6,75,000 इंटू 2/3, तो ये हमारा हो जाएगा 4,50,000। और लास्ट में हमारा है डी में 6,90,000, 6,90,000 इंटू 2/3, 6,90,000 इंटू 2/3, 4,60,000। तो हमें हमने सबसे पहले फिक्स कॉस्ट ढूंढा। फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढा? हमें हमारे सम के अंदर वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज दिया था, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2.25 दिया था। ठीक है, जिसका डिफरेंस 0.25 एडिशनल कॉस्ट था। इसको हमने हमारा जो बेस, हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन था 2 लाख का, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारा 50,000 फिक्स कॉस्ट मिला। फिक्स कॉस्ट रिमेन ऑलवेज फिक्स, तो फर्स्ट में जो आएगा लास्ट तक वही आएगा। ठीक है, अब हमें बेड डेट गिनना है। तो बेड डेट क्या है? बेड डेट हमारा फर्स्ट केस के अंदर हमारा जो वहां पे है 1%, 1% ऑफ सेल होगा ये। सेकेंड में 1.5, 2, 3, 4, 5, 1.5%, 2%, 3% और 4%। 6 लाख का 1% हमारा होगा 60,000, 6,30,000 का 1.5% हमारा हो जाएगा 9,4, अरे सॉरी ये 6,000 होगा, ये 6,000, ये 9,450, 6,48,000 का 2% हमारा हो जाएगा 1,2,960, 6,75,000 का 3% हमारा हो जाएगा 2,0250, 6,90,000 का हमारा 6,90,000 इंटू 4%, उसका बेड डेट होगा हमारा 27,600। ओके, हमारे इस सम के अंदर हमें कहीं पे भी हाँ एडमिन कॉस्ट हमें नहीं दिया है, तो एडमिन कॉस्ट डैश 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 प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आएगा 6 लाख माइनस 4 लाख माइनस 50,000 माइनस 6,000। फर्स्ट में हमारा आएगा 1,44,000, सेकेंड केस में आएगा 6,30,000 माइनस 420 माइनस 9,450, तो ये हमारा आ जाएगा 200, एक मिनट, 6,30,000 माइनस 4,20,000 माइनस 50,000 माइनस 9,450, ये हमारा आ जाएगा 1,50,550। ठीक है, 6,48,000, इसमें हमारा आ जाएगा 1,53,040। सी के अंदर 6,75,000 माइनस 4,50,000 माइनस 50,000 माइनस 2,0250, तो ये हमारा आ जाएगा 1,54,750। डी के अंदर 6,90,000 माइनस 4,60,000 माइनस 50,000 माइनस 27,600, तो ये हमारा आ जाएगा 1,52,400। ओके, अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना एक ही बार ढूंढना है, बार बार आपको ये सब है ना नहीं ढूंढना है, या फिर आप बार बार ढूंढना चाहो तो आप बार बार भी ढूंढ सकते हो। तो यहां पे हम लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय हमारे इस सम के अंदर हमें स्पेसिफिक डेज दे दिए 360 डेज इनटू रेट। ओके, हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एक बार कर लेते ताकि हमें हर बार ना लिखना पड़े। तो फिक्स कॉस्ट हमारा होगा, नहीं हमें हर बार ही लिखना पड़ेगा, छोड़ो, क्योंकि हर जगह हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट पॉलिसी या फिर करंट पॉलिसी की। तो करंट पॉलिसी में हमारा फिक्स कॉस्ट है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख, तो 4 लाख प्लस 50,000 इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है हमारा, इंटू 30
डिवाइड बाय 360 इंटू रेट हमारा होगा 20%। 4,50,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 360 इंटू 20%, 7,500। ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले का आ गया, जो हमारा बेनिफिट में से माइनस होगा। तो हमें मिल जाएगा 1,44,000 माइनस 7,500, 136,500। ओके डन। आप यहाँ पे मैच करोगे तो ये हमारा आंसर मैच हो गया, यहाँ पे मैच हो गया। अब मैं ना डायरेक्ट यहाँ से उठा के सब कुछ वहां पे लिख रहा हूँ, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। 10 4 4 4 13389 13389 16667 16667 21250 21250 140106 139651 138083 एंड 131150। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉलिसी ए का 4,70,000 है टोटल कॉस्ट। कैसे आया? 420 वेरिएबल कॉस्ट, 50,000 हमारा फिक्स कॉस्ट, तो उसका टोटल आ गया यहाँ पे 470। पॉलिसी बी में 432 प्लस 52, यहाँ पे इन लोगों ने एडिशनली 4,82 टोटल कॉस्ट लिखा है, तो 4,82। डन। डेज, जो डेज है हमें यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए थे वही है 40-50, देख लो 40-50 40-50, और रेट ऑलवेज सेम रहेगा। तो इसी के साथ ये हमारा जो सम था इलस्ट्रेशन नंबर 12 खत्म हो गया। इन लोगों ने इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी किया है, बट हमें अभी करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही हम पूरा बाद में सीखने वाले हैं। डन। ओके अब हाँ 1 hour 22 minutes। डन। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 14, फिनेंशियल रिसीवेबल मतलब कि फैक्टरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये हम हमारा क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्विक क्रिएट चैप्टर 3 प्रैक्टिकल। डन। ये हमारे चैप्टर 3 की हमने प्रैक्टिकल बुक बना ली। यूनिट 4 दोनों हम रिमूव कर डालते हैं। ओके डन। अभी इसके बाद हमारा एक और फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर, उसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट हमारा बचेगा नहीं। इंक्रीमेंटल अप्रोच, फैक्टरिंग सर्विस, बस ये दो हमारे मेन इसमें, इसके बाद कॉन्सेप्ट बाकी रहते हैं, बाद में ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम अब 1 by 1 क्वेश्चन गिनेंगे, सारे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इन क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लंबी है। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, नविया लिमिटेड हैज एनुअल क्रेडिट सेल ₹45 का एनुअल क्रेडिट सेल है। क्रेडिट टर्म है हमारी 30 डेज। ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 5 लाख का सेल है, 30 डेज हमारा क्रेडिट टर्म है। बट इस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हैज बीन पुअर, उनका जो मैनेजमेंट है वो पुअर है, नहीं ये फैक्टरिंग सर्विस का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, इसको अभी पीछे रहने दो। अब हम सबसे पहले इस सबसे इजी सम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। रीजन में ऊपर का सारा क्वेश्चन या तो थोड़ा हार्ड लेवल का है, मतलब कि एक अपर लेवल का है, या तो फिर किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखते हैं। WQ लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिलेशन इज टू प्रेजेंट पॉलिसी। WQ लिमिटेड is considering relaxing its present credit policy and in the process of evaluating two proposed policy। मतलब कि अभी उसकी जो क्रेडिट पॉलिसी उसके अलावा वो दो नई पॉलिसी इवेल्युएट कर रहे हैं। करंटली द फर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल 180 लाख, डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ 4 times,
डेटा टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। द करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट इज ₹6 लाख। करंट लेवल पे 6 लाख का हमारा बैड डेट का लॉस है। द फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कॉस्ट ऑफ फंड या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है 25%। टू इन न्यू अकाउंट रिसीवेबल द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 16%। कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट 16% है। सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ नहीं है नीचे, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। प्रेजेंट पॉलिसी एनुअल सेल 180, डेटा टर्नओवर रेशियो 4 और बेड डेट 6। डन। ऑप्शन 1 220 का सेल होगा, 3.2 का हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो होगा और बेड डेट होगा 18 का। ऑप्शन 2 280 हमारा क्रेडिट सेल होगा, 2.5 का हमारा डीटीआर होगा और बेड डेट लॉस हमारा होगा 38 और 60% हमारा सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे कहीं पे उल्लेख दिया नहीं है, तो हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हम 0 मान के हम ये सब गिनेंगे। ओके। क्वेश्चन 6, टैक्स यहाँ पे नहीं दिया है तो टैक्स तक हमें गिनना है नहीं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 पॉलिसी है। पहली पॉलिसी है प्रेजेंट पॉलिसी, दूसरी है पॉलिसी 1 और तीसरी है पॉलिसी 2। हम यहाँ पे लिखेंगे L स्टैंड्स फॉर लैक्स। ओके, जहां पे भी हम L लिखेंगे वो लैक के लिए हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब हमारा क्रेडिट ऑफ हमारा स्टेटमेंट है ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमारा होता है सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और उसमें से भी हम सेल्स में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है प्रॉफिट। ओके, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं ए, यहाँ पे अब बी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा कौन सा होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ओके, ये मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ और आईसीआई के हिसाब से हम जा सके वैसी मेरी इच्छा है। हमारा यहाँ पे सी बनेगा, वो बनेगा बेड डेट। यहाँ पे हमारा डी बनेगा एडमिन कॉस्ट। तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा हमारा, क्रेडिट सेल में से हम टोटल कॉस्ट, बेड डेट और एडमिन कॉस्ट, ये तीनों चीजें हम माइनस कर डालेंगे। डन। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, लेकिन टैक्स का कोई पोर्शन है नहीं, तो इसमें से हम माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके लिए हम बनेंगे वर्किंग नोट 1। डन। और लास्ट में हमारा आ जाएगा बेनिफिट। ओके, तो ये मोटा मोटा हमारा सम रहेगा। हमारा वेरिएबल सेल्स हमारा कितना है, तो सम में अगर हम देखते हैं तो हमारा सेल है 180, 220, 280, 180 लाख, 220 एंड 220 लाख और 280 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारा 0 है और वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 180 का 16% हमारा हो जाएगा 108 लाख। 220 का हमारा 60% हो जाएगा 132 लाख। 132 लाख और 280 लाख का 60% हो जाएगा 168 लाख। ओके, हमारे यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा 108 लाख, 132 लाख, 168 लाख। डन। अब बेड डेट हमें कितना दिया है, 6, 18, 38, 6 लाख, 6 लाख, 18 लाख और 38 लाख, 108। एडमिन कॉस्ट हमें इस केस में दिया नहीं है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, 180 माइनस 108 माइनस 6 लाख। तो हमारे फर्स्ट केस में हमारा आएगा 66 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ओके, 220 माइनस 132 माइनस 80 लाख, ये हमारा आ जाएगा 70 लाख। 280 माइनस 168 माइनस 38 लाख, ये हमारा आ जाएगा 74 लैक्स। डन। कोई भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि ये और ये दोनों इसमें से माइनस कर दो, ठीक है।
ठीक है। मेरे को कलर चेंज करना है, लेकिन कलर चेंज इसका हो नहीं रहा है। स्टाइल, हाँ हो गया, चलो। ओके, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा करो, इसको हटा ही देते हैं अपने रास्ते के बीच में से, इसको हम बी बुला लेते हैं, और फिक्स कुछ तो है ही नहीं, तो उसको कुछ बुलाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ना पता चले तो ऐसे लिखना, पता चल रहा है तो ऐसे भी लिखोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना। ठीक है, ये एक ही सम हम आईसीआई के पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं, बाकी सब मेरे ही पैटर्न के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कोस्ट के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कोस्ट प्लस वेरिएबल कोस्ट, बट यहां पे हमने टोटल कोस्ट ही ढूंढ दिया है, तो टोटल कोस्ट इंटू, अब हमारे इस सम में हमारे पास हमें दिया है डीटीआर, तो डीटीआर का फॉर्मूला था हमारा टोटल कोस्ट डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय डीटीआर इनटू रेट। ओके, प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी। प्रेजेंट पॉलिसी में हमारा टोटल कोस्ट है 108 लाख, हमारा डीटीआर है 1 डिवाइड बाई डीटीआर 4, 1 डिवाइड बाई 4, और रेट है हमारा 25% इंटू 25%, तो 108 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 25%, तो ये हमारा हो जाएगा 6.75 लाख। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा माइनस हो जाएगा 6.75 लाख, 66 माइनस 6.75 लाख, 59.25 लाख का हमारा बेनिफिट हो रहा है। ए, प्रेजेंट पॉलिसी ए 132 लाख है, उसमें उसका डीटीआर है 3.2, रेट तो ऑलवेज सेम रहेगा हर केस में, 132 इंटू 1 डिवाइड बाई 3.2 इंटू 25%, ये हमारा हो गया 10.31 लाख। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 10.31 लाख, 70 माइनस 10.31 लाख, 59.69 लाख, 74 लाख, नहीं 38 लाख, 168 लाख है, 168 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 2.4, 2.4 इंटू 25%, 160 इंटू 1 डिवाइड बाई 2.4 इंटू 25%, 70.5 लाख, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 70.5 लाख, 74 माइनस 70.5 लाख, 56.5 लाख। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें डिटरमाइन विच इज बेटर पॉलिसी, आपके हिसाब से यहाँ सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है, तो हम यहाँ पे रैंकिंग दे देते हैं, जैसा हम इनकम स्टेटमेंट में हम रैंकिंग देते थे हर चीज को। तो रैंक, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा है पॉलिसी नंबर 1 में, सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट है हमारा पॉलिसी नंबर 2 में, और थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट है हमारा पॉलिसी नंबर 3 में। रिकमेंडेशन हम यहाँ पे देंगे नीचे, द प्रपोज्ड पॉलिसी 1 should be adopted, since the benefit under this policy, the benefit from this policy or under this policy is higher than other policy। ओके, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। अब मैं 1 मिनट और देख लूं कौन सा क्वेश्चन अब गिनने जैसा है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इजी सम है, अभी जो देखा उसके ही फॉर्मेट में हमारा आगे बढ़ रहा है, ये सम उसी फॉर्मेट पे है। अब हम हमारा सारा कैलकुलेशन मैंने जो इनकम स्टेटमेंट आपको बताया है उसके हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन 7 देखते हैं, करंट एनुअल सेल ऑफ एसकेडी लिमिटेड रुपीज 360 लाख, 360 लाख की अभी एसकेडी लिमिटेड की सेल है। इट्स डायरेक्टर आर ऑफ द ओपिनियन द कंपनीज करंट एक्सपेंडिचर ऑन रिसीवेबल मैनेजमेंट इज टू हाई।
कंपनी के डायरेक्टर का ओपिनियन है कि जो उनका करंट एक्सपेंडिचर हो रहा है रिसीवेबल मैनेजमेंट का वो बहुत हाई है, एंड विद द व्यू टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर दे आर कंसिडर, उसका एक्सपेंस कम करने के लिए उन्होंने दो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, पॉलिसी एक्स, पॉलिसी वाई। पॉलिसी एक्स में एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ है और सेकंड में 1 मंथ है। 2% बेड डेट है, ये बेड डेट है, परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट का मीनिंग बेड डेट होता है। 2%, 1%। एनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर, ये आप समझ लो आपका एडमिन कोस्ट है, 12 लाख और 20 लाख रुपए आपका ये हो गया एडमिन कोस्ट। डन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है आपका पर यूनिट 150, टोटल कॉस्ट आपका होगा 120। डन। करंट क्रेडिट टर्म्स 2 मंथ, परसेंटेज डिफॉल्ट 3%। जो हमारा करंट क्रेडिट पॉलिसी टर्म है वो 2 महीने का है और डिफॉल्ट हमारा 3% हो रहा है। करंट एनुअल एक्सपेंडिचर इज 8 लाख, करंट हमारा जो एनुअल एक्सपेंडिचर है वो 8 लाख रुपीज का है। इन लोगों ने यहीं पे ही साइड में बना के दे दिया होता तो क्या जाता है इनका। ये 2 मंथ है करंट पॉलिसी, ये 2 मंथ है, परसेंटेज डिफॉल्ट हमारा 3% है और ये 8 लाख रुपए है। डन। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट of SKD Limited is 20%. Determine which credit policy of SKD Limited should follow. कि SKD Limited को हमें कौन सी क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करवानी चाहिए, प्रेजेंट ठीक है या पॉलिसी वन एक्स या वाई, एक्स या वाई दोनों में से कौन सी उनको यूज करनी चाहिए, तीन पॉलिसी में से कौन सी यूज करनी चाहिए, प्रेजेंट, पॉलिसी एक्स, पॉलिसी वाई। देन कुछ नहीं, अभी जो पीछे सम गिना उसके जैसा ही ये उसके बेसिस पे ही आ रहा है, तो हम फटाफट इस सम को गिनेंगे। ओके, तो इस सम की शुरुआत हम ऐसे करते हैं। सेल्स, सेल्स कौन सा, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, उसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ओके, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो क्रेडिट सेल का है वही आता है और कोई नहीं आता है, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, नहीं हमें इसमें से हम माइनस करेंगे बेड डेट को और हम माइनस करेंगे यहाँ पे एक एडिशनल दिया है एनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर, तो हमारा एडमिन कोस्ट का नाम चेंज होके क्या हो गया, एनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर। ओके, बीच का आप वो नहीं लिखोगे ना, प्रॉफिट बिफोर बेड डेट एंड एडमिन कोस्ट, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी आपको बोलना है। हमारे यहाँ टैक्स का कंपोनेंट नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट। डन। हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट पॉलिसी, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, एल स्टैंड्स फॉर लैक। देखो ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि एक तो आप जब भी सम देखो या आपने नोट में देखो तो आपको पता चलेगा कि एल का मीनिंग लैक है, और समटाइम्स आईसीआई के लोग इतने कुछ बोल नहीं सकते, बट आईसीआई में समटाइम्स जो सर पेपर चेक करते हैं ना, आप डायरेक्ट लिख दोगे ना तो वो मार्क्स काटेगा कि आपने लैक्स क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। हमारा हमारा सेल्स कितना है, 360 लाख इन एंड ईच एंड एवरी केस, तो 360 लाख का हमारा सेल है, 360 लाख का हमारा सेल है। डन। वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट ही हमें दे दी है, वेरिएबल कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरा पोर्शन रिमूव, माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, 120 रुपीज पर यूनिट। सबसे पहले हमें ये 360 लाख को पर यूनिट कितने यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में उसको 120 से इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 360 लाख हर प्रोडक्ट, हर हर यूनिट 150 रुपये का है और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 120 का है, तो 360 डिवाइड बाय इंटू 120 डिवाइड बाय 150, तो 288 लाख का हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। बेड डेट हमारा कितना है, तो बेड डेट है हमारा 3%, 2%, 1%। तो यहाँ पे हमारा है 3% बेड डेट, यहाँ पे हमारा है 2% और यहाँ पे हमारा है 1% बेड डेट। तो 360 लाख का 3% होगा हमारा 10.8 लाख।
2% हमारा होगा 360 का 2% हमारा होगा 7.2 लाख और 360 का 1% हमारा होगा 3.6 लाख। ओके, एनुअल कलेक्शन वहां पे दे दिए हमें। एनुअल कलेक्शन कितना है? 8, 12, 20। एनुअल कलेक्शन यहाँ पे आएगा 8 लाख, यहाँ पे आएगा 12 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख। डन। कलेक्शन एक्सपेंडिचर आ गया। अब हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए हमें क्रेडिट सेल में से सब कुछ माइनस कर देना पड़ेगा। 360 माइनस 288, 10.8 माइनस 8 लाख। पहले में हमारा आएगा प्रॉफिट 53.2 लाख का। सेकेंड में हमारा प्रॉफिट आएगा 360 माइनस 288 माइनस 7.2 माइनस 12 लाख। यहां पे हमारा प्रॉफिट बनेगा 52.8 लाख। डन। एंड लास्ट वाले में 360 माइनस 288 माइनस 3.6 माइनस 20 लाख। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बनेगा 48.4 लाख का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हम वर्किंग नोट 1 बना देंगे। तो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 फॉर्मूला हमारा क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टोटल कॉस्ट से हमारा जा रहा है फॉर्मूला, तो टोटल कॉस्ट इनटू, अब हमें यहाँ क्या दिया है? डीटीआर नहीं दिया, परसेंटेज डिफॉल्ट दी दिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है और वो भी मंथ में दिया है हर जगह। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं एक साल में, इनटू रेट। डन। प्रेजेंट पॉलिसी एक्स एंड वाई। तो अब प्रेजेंट पॉलिसी की बात कर ले तो हमारा टोटल कॉस्ट हर किसी के लिए 288 लाख है। 288 लाख, 288 लाख और y के लिए भी 288 लाख हमारा टोटल कॉस्ट है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ, 1.5 मंथ और 1 मंथ है। तो 2 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, 1.5 मंथ एंड 1 मंथ, 1.5 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ और 1 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। रेट हमारा हर किसी में कितना है? रेट है 20% इंटू 20% इंटू 20% इंटू 20%। 288 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 9.6 लाख। सेकेंड केस में हमारा होगा 288 इंटू 1.5, 1.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 7.2 लाख। 288 इंटू 1 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 4.8 लाख। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर केस के लिए आ गया 9.6, 7.2 लाख एंड लास्ट वन इज 4.8 लाख। डन। ये हमारा आ गया है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से हम माइनस कर डालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो 53.2 माइनस 9.6, तो ये हमारा आएगा 43.6 लाख। 52.8 माइनस 52.8 माइनस 70.2 लाख, ये हमारा आ जाएगा 45.6। 48.4 माइनस 4.8, ये हमारा आ जाएगा 43.6 लाख। ओके, यहाँ पे हमें पूछा गया डिटरमाइन विच क्रेडिट पॉलिसी एसकेसी लिमिट शुड फॉलो, तो हम यहाँ पे रैंक डाल देते हैं। आप अपने सम गिनो ना, तो वर्किंग नोट और इसके बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह बनाना। मेरे यहाँ तो मैं आईपैड में लिख रहा हूँ इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जगह बना लूंगा। ठीक है, रैंकिंग कर देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कंपनी एक्स में है, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे भी सेकंड और यहाँ पे भी सेकंड, क्योंकि दोनों का एज इट इज सेम हो जाता है। तो हम यहाँ पे रिकमेंडेशन में लिखेंगे प्रपोज्ड पॉलिसी एक्स शुड बी फॉलोड, प्रपोज्ड पॉलिसी एक्स शुड बी फॉलोड बाय कंपनी सिंस, रीजन क्या है? सिंस द नेट बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी आर हायर एज कंपेयर टू अदर
पॉलिसीज। डन। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अराउंड अराउंड हमारा लेक्चर हो गया है 1 hour 45 minute का। देखते हैं एक आध और क्वेश्चन छोटा सा मिल जाता है तो हम वो गिन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और इसके साथ आपके छुट्टी हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। हमने 3 क्वेश्चन कर डाले। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक हमें 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। ये मैं संकल्प के साथ अभी चल रहा हूँ, देखते हैं कितने मिनट में खत्म होता है। लेक्चर हुआ है 1 hour 46 minute का। अवेश प्राइवेट लिमिटेड कंसिडरिंग रिलीजिंग प्रेजेंट पॉलिसी अकाउंट रिसीवेबल एंड प्रोसेस इवैल्यूएटिंग टू प्रपोज पॉलिसी। हमें यहाँ पे 2 इवैल्यूएट करने के लिए बोला है। करंटली द कंपनी हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ₹50 लाख। करंटली एनुअल क्रेडिट सेल है हमारा 55 लाख का। एंड अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 5 times ईयर दे दिया है। मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ही आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। द करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट इज ₹2 लाख। बैड डेट है हमारा 2 लाख रुपए का। यहाँ पे भी हमें दे दिया है 5 लाख 5 times एंड 2 lakhs। ओके, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन द इन्वेस्टमेंट न्यू अकाउंट रिसीवेबल। द कंपनी रिक्वायर्ड टू, ओके, 15% का हमें इन्वेस्टमेंट का हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है। द कंपनीज वेरिएबल कोस्ट 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कोस्ट 75% है जो हमारी टोटल कोस्ट रहेगी। ठीक है। पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 और प्रेजेंट पॉलिसी तीनों का डेटा दे दिया। फटाफट तीनों का हमें स्टेटमेंट बना के गिनना है। अब स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं यहां से इतना पोर्शन कॉपी कर लेता हूं। कॉपी। टोटल 3 पॉलिसी है हमारे पास। यहाँ पे 3 पॉलिसी कौन कौन सी है? वेरिएबल कोस्ट। ठीक है। 3 पॉलिसी है। एक है प्रेजेंट पॉलिसी, दूसरी कौन सी है? प्रेजेंट पॉलिसी 1 और प्रेजेंट पॉलिसी 2, अरे प्रपोज पॉलिसी 1 और प्रपोज पॉलिसी 2। तो हम यहाँ लिख देते पॉलिसी 1, पॉलिसी 1, पॉलिसी 2। एल स्टैंड्स फॉर लैक। देन अब हम देखते हैं एनुअल सेल है 55, 65, 70 लाख का। 55, 65, 75 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो वेरिएबल कॉस्ट हमें बोला है 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 55 का 75% ये हमारा हो जाएगा 41.25 लाख। 65 का 75% ये हमारा हो जाएगा 48.75 लाख। 75 का 75% ये हमारा हो जाएगा 56.25 लाख। डन। यहां तक आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल कॉस्ट हमने ढूंढ लिया है। अब सेकंड चीज हम ढूंढेंगे बैड डेट। तो बैड डेट हमें कितना दिए? 2 लाख, 3.5, 5 लाख। 2 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख। ओके। एनुअल कलेक्शन एक्सपेंस ऐसा कुछ हमें यहाँ दिया नहीं है। डैश 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 10 मिनट में करवाने का रीजन ये 5 मार्क्स का ही सम है। हाँ, ये 5 मार्क्स का ही सम है, इसलिए आपको ये 10 मिनट्स में मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि 5 मार्क्स का सम 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे हैंडल करना है। और मैं साथ में समझा भी रहा हूँ। ओके। अब मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 55 माइनस 41.25 माइनस 2 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 55 माइनस 41.25 माइनस 55 माइनस 41.25 माइनस 2 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा पहला 11.75 लाख। सेकेंड में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 65 माइनस 48.75 माइनस 3.5। ये हो जाएगा हमारा 12.75 लाख। और थर्ड केस में हमारा होगा 75 माइनस 56.25 माइनस 5 लाख, 30.75 लाख। ओके। डन।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, थोड़ी जगह स्पेस छोड़ के, अगर रिकमेंडेशन होगी तो वो लिखनी पड़ेगी वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट के लिए हमारा फॉर्मूला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है यहाँ पे तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे टोटल कॉस्ट इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12 टाइम्स इनटू रेट। 12 क्यों लिखा है यहाँ पे, रीजन उसका सीधा सीधा है। अरे 12 क्यों लिखा मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो दिया है, ये गलत मैंने यहाँ कर दिया है। अच्छा अभी लिखा ही नहीं था कुछ। हाँ हमारा जो एवरेज हमें यहाँ है ना अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया है। हमने जब यहाँ पे समरी नोट की थी ना, तो एक जगह लिखा था एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ डिवाइड बाई DTR, मतलब कि रेशियो। अब मुझे उसको DTR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं 12 डिवाइड बाई 5, अरे हाँ, तो हमें इस चीज को मुझे है ना डेटा टर्नओवर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डेटा टर्नओवर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, DTR इज इक्वल टू 12 मंथ डिवाइड बाई ACP। ओके, हम यहाँ पे मंथ्स के कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं तो मंथ्स ही लेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही 12 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको डेटा टर्नओवर रेशियो 12 डिवाइड बाई 5 2.54 मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 3, और 3 टाइम्स में आप करोगे तो 12 डिवाइड बाई 3 मतलब कि 4, अरे पेन ये रही, इज इक्वल टू 4, डन। ओके, तो आपको इसको पहले DTR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में जो हमारा DTR वाला फॉर्मूला है उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से ये हो जाएगा रिमूव, और हमारा DTR का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ कलेक्शन पीरियड की जगह हमें लिखना क्या है, तो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड का रेशियो दिया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का रेशियो दिया है। ओके, जिसका फॉर्मूला है 12 डिवाइड बाय DTR। ओके, अगर मैं DTR को ऐसे लिख दूं, DTR इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय DTR इंटू रेट। अब मैं अपना फाइनल फॉर्मूला ऐसे कर सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट इंटू 1 डिवाइड बाय DTR की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 12 डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड, 12 डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो। नहीं कुछ गलत है, कुछ गलत है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई। ये अकाउंट रिसीवेबल रेशियो का दूसरा नाम है ना DTR होता है, मेरे ध्यान से निकल गया। इसी को ही बोलते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो। ओके, तो आपको यहाँ पे डेटा टर्नओवर रेशियो दिया है, ये मैंने जो किया ना, मैंने इससे है ना डेटा टर्नओवर रेशियो से मैंने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल दिया। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे पास DTR का डायरेक्ट रेशियो है, तो 1 डिवाइड बाई DTR पे लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट वाले केस में 41.25 लाख इंटू DTR है 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5, और रेट है हमारा 15%। और ये हमने किसके लिए दिया है, प्रेजेंट पॉलिसी के लिए, वैसे ही पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 के लिए ढूंढना है। तो 41.25 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 50%, तो ये हमारा आ जाएगा 1.2375। डन। पॉलिसी 1, पॉलिसी 1 में 4 टाइम्स है, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 15%, और हमारा पॉलिसी 1 है 48.75 लाख, 48.75 लाख, तो 48.75 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 15%, 1.828125। डन। पॉलिसी 3 के लिए हमारा है 56.25 लाख इंटू डेटा टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स, तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 15%, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 15%, ये हमारा हो जाएगा 2.8125। हमें सिर्फ पॉइंट के 3 आंकड़े तक जाना है, तो यहाँ पे अरे 4 आंकड़े तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8813। ओके, 82813। यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 0, 5 आंकड़े तक जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे रुपीज इन लैक्स लिखा है। ठीक है,
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट वाले में हो जाएगा हमारा -1.23750, सेकेंड वाले में हमारा हो जाएगा 1.828125, 2.81250, ओके। 11.75 माइनस 1.23750, तो ये हमारा हो जाएगा 10.51250। 12.75 माइनस 1.828125, तो ये हमारा हो जाएगा 10.921875। और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा, ये सब रुपीज इन लैक्स है, पीछे लिखना एल। लास्ट वाला हमारा हो जाएगा 13.75 माइनस 2.81250, तो ये हमारा हो जाएगा 10.93। कुछ गलत हो गया। ओके हमने यहाँ पे है ना 75 लैक्स ले लिया है, अब 70 लाख से गिन लेना, ठीक है। बाकी सब सेम रखना, 3 टाइम्स 5 लाख, ओके। हमने 75 लाख से गिना है, अब 70 लाख से गिन लेना, ठीक है। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे 30.75 माइनस 2.81250, ये हमारा हो जाएगा 39375, ओके। रैंक दे देते फटाफट। सबसे हाईएस्ट हमारा है इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में। डन, ऐसा करो, ओके। मैं 70 लाख से पूरा 1 सेकंड में गिन देता हूं। 70 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 75%, तो ये हमारा हो जाएगा 52.5। बेड डेट है हमारा इस केस में 5 लाख। एक्चुअली है ना आंसर चेंज हो जाता है इसमें। 70 माइनस 52.5 माइनस 5, तो ये हमारा हो गया 12,15,000। ये हमारा है टोटल 52.5 लाख। 52.5 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 15%, तो ये हमारा आ जाएगा 2.6250। ये हम माइनस करेंगे यहाँ पे 2.6250, तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 माइनस 2.6250, ये हमारा हो जाएगा 9.875 लाख, ओके। रैंक के हिसाब से देखो तो सबसे हाईएस्ट इसका है, सेकेंड हाईएस्ट इसका है, और थर्ड हाईएस्ट इसका है। रिकमेंडेशन लिख देंगे कि पॉलिसी वन शुड बी अडॉप्टेड, policy 1 should be adopted since the net benefit from this policy higher than other policy, ओके। और ये हमारा सम हमने 146 पे स्टार्ट किया था, अराउंड 158 हुई गई। 3 मिनट इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि 75 लाख का पूरा कैलकुलेशन हमको फिर से करना पड़ा। डन। एक चीज याद रखना, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डीटीआर ही बोला जाता है, डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। आप इसको 1 डिवाइड बाय रहने दो, आप वो मत सीखो, कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 खत्म हो गया। इस समय हमने एक गलती की थी, हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को वो अकाउंट रिसीवेबल समझ के 5 डिवाइड बाई 12 करने गए थे, जिससे 2.4 टाइम्स हो गया था, जो गलत हो गया था। अकाउंटिंग ये टर्नओवर रेशियो है, यहाँ लास्ट में है ना टर्नओवर रेशियो लिखा है, तो ये हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो है। अकाउंट उसका दो नाम है, अकाउंट रिसीवेबल रेशियो और डेटा टर्नओवर रेशियो, ओके। और ये लेक्चर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। हमने आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट किया। समरी हमने हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट किया, एक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा जो टोटल अप्रोच का है, उसके 3-4 सम किए, ओके। उसके अभी और नेक्स्ट लेक्चर में सम गिनेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंटल अप्रोच, और लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है फैक्टर अप्रोच, फैक्टर सर्विसिंग समथिंग ऐसा कुछ है, फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो करेंगे। तो और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी बोले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू सून।